एक मिनट। ये एक भी पार्ट ये नहीं हुआ था क्या? एक पार्ट नहीं हुआ था शूट? अच्छा रहने दीजिए, एक पार्ट कम से कम ऐसे भी आज PDF है नहीं है। ये बात तो कल ही बोले थे हम कि तो ठीक है, तेजी हम खींच देते हैं। चलिए देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी बताइएगा तो? कौन क्या था? भगत सिंह। भगत सिंह भारत नौजवान भारत सभा की स्थापना किए थे। 2020 के मेंस का सवाल है। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन में आपका चित्तरंजन दास भी दिया हुआ था, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल और भगत सिंह। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अच्छा इसका नहीं इसका आंसर कर देना है, गड़बड़ देना दिया हुआ है, भगत सिंह कर दीजिएगा, भगत सिंह कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब चित्तरंजन दास के बारे में, क्योंकि BPSC में किए हुए थे ना, तो हम लोग वहीं से कॉपी किए, ध्यान में नहीं रहा, आंसर नहीं लिख पाए थे। चलिए चित्तरंजन दास के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आपको पता है कि चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और ये पेशे से वकील थे, ये पेशे से वकील थे। इसके अलावा देखिएगा कि कांग्रेस का जो 37वां वार्षिक अधिवेशन जो गया में हुआ था 1922 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता जो किए थे चित्तरंजन दास किए थे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस से क्या कर दिए थे? इस्तीफा दे दिए थे। जो गया अधिवेशन था, कई बार सवाल आएगा कि चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनी जो है तो इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से दे दिया। तो याद रखिएगा कि 37वां वार्षिक सम्मेलन था गया का 1922 में, उसमें इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। उसका मुख्य रीज़न क्या था, ये भी बातें आपको बताए थे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस समय दो धारा में बढ़ चुकी थी, क्योंकि उस समय केंद्रीय विधानसभा का चुनाव होने वाला था। तो कांग्रेस पार्टी के जो बाकी के समर्थक थे, उनका कहना था कि हम जो ये चुनाव होने वाला है, इस चुनाव का पूरी तरह से हम विरोध करेंगे और इस चुनाव में किसी भी प्रकार का हम लोग हिस्सा नहीं लेंगे। किस चुनाव में? जो केंद्रीय विधानसभा की चुनाव हो रही थी, उसमें हम किसी भी प्रकार का हिस्सा नहीं लेंगे। इस चुनाव को पूर्णतः हम विरोध करेंगे जब तक हमें स्वराज की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक के लिए। लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी में एक धारा था जिसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और इनके जो भी सहयोगी थे वो इसमें शामिल थे। और उनका कहना था कि नहीं, हमें इस चुनाव में भाग लेना चाहिए, क्योंकि स्वराज की प्राप्ति अभी जल्द प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। इसी वजह से हम लोग का प्राथमिकता ये होना चाहिए कि चुनाव में भाग लेकर के हम अधिक से अधिक संख्या में भारतीयों को जीत करके केंद्रीय विधानसभा में भेजें। और जब हम लोग अधिक से अधिक संख्या में अगर जाते हैं वहाँ जीत करके, तो जब भी भारत विरोधी कोई नियम कानून अगर बनाया जाता है, भारत के शोषण के लिए, भारत की जो है सो आर्थिक शोषण के लिए अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कानून बनाया जाता है वहाँ से, तो हम लोग उसके विरोध में वोट दे करके भारत को शोषण से बचा सकते हैं। दोनों का अलग अलग जो है सो मानना था। एक तो पूरी तरह से विरोध कर रहा था और एक क्या कर रहे थे? चुनाव का समर्थन कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे कि अधिक से अधिक संख्या में जीत के जाएंगे तो भारत विरोधी जो भी कानून होगा उसके विपक्ष में वोट करके, उसके विपक्ष में खड़ा होकर के हम लोग उस कानून को पास होने नहीं देंगे। और जिससे भारतीयों को शोषण से कम तो शोषण से फिलहाल बचाया जा सकता है, क्योंकि स्वराज की प्राप्ति इतना जल्द प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये कहना था चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और इनके जो सहयोगी थी उनके। बाकी कांग्रेस पार्टी का कहना था कि नहीं, कोई भी विधानसभा की चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेंगे, हम लोग चुनाव का पूर्णतः विरोध करेंगे। ठीक है, इसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस में मतभेद हो गया और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे जो नेता थे वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए। और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने क्या किया कि 1923 ईस्वी में, आपको पता है कांग्रेस के गया अधिवेशन में ही 1922 में ही ये स्वराज दल की स्थापना की क्या कर दिए थे?
घोषणा कर दिए थे 1922 में ही, लेकिन स्वराज दल की स्थापना जो होता है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में 1 जनवरी 1927 ईस्वी को की है। ऐसा बात है। तो ये स्वराज दल बनाया गया क्योंकि मतभेद हो गया था और स्वराज दल बाद में जाकर के केंद्रीय विधानसभा का जो चुनाव था उसमें भाग लिए थे, ठीक है ना। स्वराज दल के अन्य सदस्य जो थे कौन थे? विट्ठल भाई पटेल, चिंतामन केलवकर, ये सारे इनके सदस्य हुआ करते थे। स्वराज दल 1923 के विधान परिषद चुनाव में क्या किए थे? मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त किए थे। आपको बताया कि बाद में जाकर के चुनाव भी लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद बंगाल जैसे क्षेत्रों में मध्य प्रांत जैसे क्षेत्रों में जाकर के ये पूर्ण बहुमत के साथ जीत करके आते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। चित्तरंजन दास जो थे ये सुभाष चंद्र बोस के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने इंडियंस नामक पत्रिका को भी जारी किया था। कौन? चित्तरंजन दास। इंडियंस नामक पत्रिका को, इस बात को याद रखना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आपको पता है कि बोस 1938 में 52वां जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जो गुजरात में पड़ता है, इस अधिवेशन के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी में भी अधिवेशन होता है और इसके भी ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि गांधी जी के विरोध के कारण इन्होंने क्या कर दिया? 1939 में इस्तीफा दे दिया त्रिपुरी अधिवेशन से और इनके स्थान पर पुनः जो है सो अध्यक्ष जो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, क्योंकि गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष चुनना चाहते थे और सुभाष चंद्र बोस क्योंकि आपको पता है कि गर्म दल का नेता थे और ये हथियार के बल पर भारत को आज़ाद करने के पक्षधर थे। लेकिन गांधी जी आपको पता है कि अहिंसा के पक्षधर थे और वो चाह रहे थे कि अहिंसा रूपी हथियार का प्रयोग करके ही हमें स्वराज की प्राप्ति हो पाएगी और इसका ही प्रयोग करना चाहिए। तो दोनों में मतभेद हो गया था। तो उग्र जो वादी थे वो चाह रहे थे सुभाष चंद्र बोस को हम अध्यक्ष चुने, लेकिन गांधी जी चाह रहे थे कि कोई ना कोई नरम दल का चुना जाए, क्योंकि अगर ये अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर उग्र राष्ट्रवाद का उदय फिर बहुत तेज़ी से हो जाएगा। समझ रहे? इसी वजह से लेकिन अंत में यही हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ही इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी के प्रबल विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देने के बाद पट्टाभी सीतारमैया जिसको गांधी जी बनाना चाहते थे वो भी अध्यक्ष नहीं बने। तब अंत में जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बनते। तो कई बार सवाल आ सकता है कि जो सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन बने, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग, आइए ना, लेकर आइएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकर आइएगा। चलिए इतना बात है समझ में। चलिए अब देखिएगा कि इसने इंडियन स्ट्रगल नामक पत्रिका जारी किया, इंडियन स्ट्रगल। उसके बाद इन्होंने 1 मई 1939 को बोस ने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। स्वतंत्रता संघर्ष के लिए फ्री इंडिया लीजन नामक सेना 1942 में बनी थी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, और 1941 में जर्मनी की मदद से फ्री इंडिया सेंटर की भी इन्होंने स्थापना की थी। तो 41 में पहले देखिए कि फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना इन्होंने जर्मनी के मदद से किया, क्योंकि इनको समर्थन जो प्राप्त था जर्मनी, सिंगापुर, इन सारे क्षेत्रों से इन्हें समर्थन प्राप्त था। और 1942 में जाकर के फ्री इंडिया लीजन की भी स्थापना करते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा कि बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत में अस्थायी सरकार की गठन की, जैसे जर्मनी एवं जापान का क्या था? समर्थन प्राप्त था, क्योंकि जर्मनी और जापान आपको पता है कि सब दिन ब्रिटेन के विरोध में रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस जो देश ब्रिटेन के विरोध में था, दुश्मन देश था, उससे सहयोग लेकर के वो भारत को आज़ाद करने के पक्षधर थे। इसी वजह से आप देखते हैं कि ये सिंगापुर, इसके साथ साथ क्या कहते हैं जापान, जर्मनी, इन सारे क्षेत्रों से समर्थन प्राप्त करके ये राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है ना। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि अक्टूबर 1943 में बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया, इस बात को याद रखना है। और आज़ाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेडों में बांटा गया था, 3 ब्रिगेड बांटा गया था, जिसमें सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड थे। और एक महिला ब्रिगेड बनाया गया था, जैसे
झांसी ब्रिगेड के नाम से जाना जाता था। तो महिलाओं के लिए क्या बनी थी, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनी थी, इस बात को याद रखेंगे हम लोग। फिर 8 नवंबर 1943 को जापान सुभाष चंद्र बोस को क्या किया, अंडमान निकोबार द्वीप दे दिया, जिसका नाम बोस ने क्या रख दिया था, स्वराज द्वीप और नील द्वीप रख दिया। मतलब जो अंडमान निकोबार का जो द्वीप था ये 1943 के आसपास में जापान के अधीन में था, जापान उस पर अधिकार किए हुए था। लेकिन आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जापान के बहुत करीबी रहे थे, इसी वजह से जापान क्या क्या था कि इन्हें सौंप दिया था कि आप भारत के द्वीपों को जो मेरे अधिकार में है वो आप ले लीजिए। फिर जा करके सुभाष चंद्र बोस उस द्वीपों का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप और क्या रख दिए थे, नील द्वीप। और आपको पता है कि बाद में इस सब का भी नाम चेंज हो चुका है। बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय, एक द्वीप था फार्मोसा द्वीप, उसी के पास हवाई दुर्घटना के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है साहब। अब देखिएगा थोड़ा सा मृत्यु हो गई, थोड़ा सा एक लाइन और देख लीजिएगा इनके बारे में, जन्म वगैरह। इनका जन्म आपको पता है कि 23 जनवरी 1897 का हुआ। इसी वजह से 23 जनवरी को इनके जन्म अवसर पर हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। और इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। बोस को नेता की उपाधि जो दिया था, कौन दिया था, हिटलर दिया था। और बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, देश बंधु चित्तरंजन दास, ये बात दोबारा लिखा गया। इन्होंने नारा दिया था जय हिंद दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे, बोस दिए थे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, और सबसे पहले महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता जो कहे थे, कौन कहे थे, सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। बोस को देश नायक की जो उपाधि दिया था, कौन दिए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। ठीक है सर, तो ये बोस से संबंधित हो गया। चलिए अब चलिए भगत सिंह के बारे में। आपको पता है कि भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में हुआ था। 1926 में भगत सिंह क्या स्थापित किए थे, नौजवान सभा का गठन किया था, इस बात को याद रखना है। 1928 में जाकर के ये भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और ये जो एक संस्था थी, ये उग्र राष्ट्रवाद की एक संस्था थी, जो क्या कहते हैं, गरम दल का एक तरह से समझिए संस्थाएं थी। इसके जो प्रमुख सदस्य थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, याद रखिएगा कौन थे, छविल दास, यशपाल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगवती चंद्र बोहरा, ये सारे इस संस्था के सदस्य हुआ करते थे। भगत सिंह मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध, मौलिक अधिकार पर रोक लगा दिया गया था। और इसके साथ साथ ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल, मतलब जो नागरिक सुरक्षा बिल होता है उस पर, और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन बिल मतलब व्यापार से संबंधित जो बिल होता था, इसको लेकर के ये विरोध जताना चाह रहे थे, क्योंकि उस समय केंद्रीय विधान परिषद से ये पास होने वाला था। इसी वजह से, और लग रहा था कि भारत विरोधी है। स्वाभाविक बात है कि मौलिक अधिकार का, अगर मौलिक अधिकारों पर रोक लगाया जा रहा है तो नागरिक के विरोध में ही होगा। तो इसी विरोध के कारण इन्होंने क्या किया कि केंद्रीय विधानसभा में क्या कर दिए थे, बम फेंक दिए थे। और फिर बाद में जाकर के आपको पता है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को क्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। इन्होंने नारा दिया था कि साम्राज्यवाद का नाश हो, इनकलाब जिंदाबाद, ये सारे जो नारा दिए थे ये भगत सिंह दिए थे। उसके बाद देखिएगा, क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, ये भी जो कथन था किनका था, भगत सिंह का ही था। उसके बाद देखिएगा कि भगत सिंह को गिरफ्तार जो किया गया था ना, याद रखिएगा, भगत सिंह को गिरफ्तार जो किया गया था वो केंद्रीय विधानसभा बम कांड के कारण, जो आपको बताया अभी कि मौलिक अधिकार संबंधित बिल जो था प्रतिबंध लगाने के लिए पास किया जा रहा था, बम उन्होंने जो फेंका था उसी के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन फांसी इनको इस केस में नहीं दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि बम कांड हमें याद होता है और हम लोग आंसर यही कर देते हैं कि बम कांड के कारण ही इन्हें फांसी दी गई। लेकिन याद रखिएगा कि केंद्रीय विधानसभा बम कांड के कारण केवल इन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसे पुख्ता सबूत इन्हें नहीं मिला, क्योंकि इसमें किसी भी जान माल की क्षति नहीं हुई थी, कोई व्यक्ति मरा नहीं था। और इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था कि मैं केवल और केवल बम जो मैंने फेंका है तो मेरा केवल और केवल उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार को जगाना, बाहरी सरकार को जगाना, ना किसी की हत्या करना। ठीक है, तो किसी की हत्या नहीं हुई थी, जिसके कारण पुख्ता सबूत नहीं मिला, परंतु इन्हें फांसी जो दिया गया सैंडर्स हत्याकांड के कारण। किसके कारण, सैंडर्स हत्याकांड, जैसे लाहौर षड्यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाहौर षड्यंत्र। क्योंकि आपको पता है कि जब साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन के आने पर लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध जो कर रहे थे लाला लाजपत राय कर रहे थे। और उस समय पुलिस कप्तान जो था, जो उस समय आंदोलन का जो है आंदोलन को रोक रहा था, तो वो था सैंडर्स। तो सैंडर्स के कहने पर ही
लाला लाजपत राय पर जो है सो लाठी बरसाई गई थी, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से सैंडर्स को दोषी मानते हुए जो भी उग्रवादी लोग थे, उग्रवादी नेता जो समय थे, क्रांतिकारी जो थे, वो लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण जो मान रहा था वो सैंडर्स को, जिसके कारण इन्होंने क्या किया कि सैंडर्स की हत्या कर दिया और इसी की हत्या के कांड में इन्हें क्या कर दिया गया, भगत सिंह को फांसी दिया गया। चलिए, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला जो जज था J.C. हिल्टन था। कौन था? J.C. हिल्टन था। भगत सिंह के खिलाफ जो गवाही दे दिया था वो फरिंदर घोष दिया था इनके खिलाफ में। देखिए, आप देखिए कि किस तरह से एक भारतीय ही भारतीयों के खिलाफ किस प्रकार से अंग्रेजी सरकार के समर्थन में गवाही देता है, जिसके कारण बैकुंठ शुक्ल जो थे ये फरिंदर घोष को बैकुंठ धाम पहुंचा दिया। ऐसा नहीं बात है, इसकी क्या कर दिए, हत्या कर दिए। अब देखिए, लाला हरदयाल है, इन्होंने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में, आपको पता है कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी, इस बात को याद रखिएगा। और इस गदर पार्टी का ये महामंत्री भी बनाए गए थे, ठीक है ना। अब देखिएगा कि गदर पार्टी के जो अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह थे, सरदार सोहन सिंह भाखना थे, और इसके महामंत्री जो बनाए गए थे लाला हरदयाल को बनाया गया था, ठीक है साहब। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गदर पार्टी के अन्य सदस्य जो थे वो कौन थे, बरकतुल्ला, करतार सिंह सराफा, गुरुमुख सिंह और रहमत अली शाह थे। ये सारे इसके गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य हुआ करते थे और इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। और इसका जो संस्था था, इस संस्था का उद्देश्य था केवल कि विदेशी भारतीय को संगठित कर, मतलब विदेश में जो भारतीय रहा है इसको एक तरह से संगठित करके एकता के सूत्र में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या करना, योगदान देना। लाला हरदयाल की जो मृत्यु हो जाती है 4 मार्च 1934 को USA के फिलाडेल्फिया में हो जाती है, ठीक है साहब। इतना बातें हम लोग पॉइंट्स याद रखेंगे। हम लोग चित्तरंजन दास देख लिए, सुभाष चंद्र बोस देख लिए, भगत सिंह देख लिए, और इसके साथ साथ लाला हरदयाल को देख लिए। जो ऑप्शन में दिया हुआ था वहाँ से जो भी तथ्य था इम्पोर्टेंट, वो सारी चीज़ों को हम लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोगों का शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं सही क्रम क्या है, बताइए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाँ ये हो जाएगा राज्याभिषेक, सूरत की पहली लूटमार, कर्नाटक पर आक्रमण और पोरबंदर का विजय। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। बी होगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला नंबर तो आपको इस भी याद होना चाहिए कि कौन सा चीज़ें कब हुआ। अब देखिए, पुरंदर दुर्ग पर जो विजय प्राप्त करता है 1648 में लगभग, सूरत की पहली जो लूट हो जाती है 1664 में, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में, और कर्नाटक पर जो आक्रमण ये करते हैं 1677 से 78 में। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाता, वी हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से इस भी देख लेना है। बाकी हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में बिहार SI का PT 2021 का जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें मराठा साम्राज्य के बारे में, मराठा साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोग बारीकी से पढ़े हुए हैं। अगर रिवीजन करना है तो फिर से हम लोग यहाँ जा करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बिहार SI का PT 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी जा करके आप मराठा साम्राज्य के बारे में, ताराबाई वगैरह जो भी है उसके बारे में आप जा करके पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं बात है। चलिए साहब, आप देख लीजिए कि मराठा साम्राज्य से सवाल लगभग पूछ रहा। अब देख रहे हैं ना चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषताएं हैं, कौन सा, नव पाषाण। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पॉलिशदार पाषाण उपकरण जो है ये नव पाषाण युग की जो है सो विशेषताएं हैं। नव पाषाण युग के लिए सर जॉन लुबाक ने नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था। मतलब ये जो व्यक्ति थे सर जॉन लुबाक, ये जो नव पाषाण युग के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, जिसका क्या शब्द का यूज किया था, नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था। नवपाषाण युग में ही मानव के जीवन में क्या आया था, अस्थायित्व आया था। मतलब समझ में आया कि मानव पहले क्या होता था कि घूम घूम करके अपना क्या करता था, जीवन यापन करता था, लेकिन एक जगह रहने का जो परंपरा शुरू हुआ मनुष्य में, वो हुआ था नवपाषाण काल में ही आकर के। ऐसे बातें। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। कृषि कार्यों की शुरुआत भी जो हुई थी नवपाषाण काल में। मध्यपाषाण युग के मनुष्यों का मुख्य जो पेशा हुआ करता था, क्या करता, शिकार। मध्यपाषाण युग में जो मनुष्य था वो केवल और केवल शिकार कर पाता था, क्योंकि कृषि का उस समय उदय नहीं हुआ था। आपको पता है कि कृषि किस युग में, नवपाषाण काल में ही कृषि शुरू हुआ था। कृषि की शुरुआत जो हुई थी नवपाषाण काल में ही हुई थी।
चलिए, और ये शिकार करके अपने खाद्य संग्रह जमा करता था। पूरा पाषाण युग में आग का आविष्कार किया गया। आग जो हुआ था पूरा पाषाण युग में हुआ था, पत्थर को रगड़ करके ये लोग आग का आविष्कार किए थे, इस बात को याद रखिएगा। और पहिए का आविष्कार अगर पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ना पाषाण काल में, ठीक है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। चलिए, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे, किसके किसके बीच में, तो रोमन और कार्थेज, रोमन और कार्थेज। आप देखिए यहाँ से ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक आध सवाल रहता है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाता है प्यूनिक युद्ध रोमन और कार्थेज के मध्य लड़ा गया था। प्रथम प्यूनिक का जो युद्ध था 264 ईसा पूर्व से 241 ईसा पूर्व तक लड़ा गया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्यूनिक का दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 218 ईसा पूर्व से 201 ईसा पूर्व तक लड़ा गया था। प्यूनिक का तृतीय युद्ध जो है वो 149 से 146 ईसा पूर्व तक लड़ा गया था। और प्यूनिक के तीनों युद्धों में रोम और किसके बीच हुआ था, कार्थेज के बीच हुआ था, और रोम ने क्या कर दिया था, कार्थेज को पराजित कर दिया था। इतना पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे, इससे बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, मुगल दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग का स्थापना किया था। अच्छा, अकबर का, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अब्दुल समद, क्योंकि इसके बारे में हम लोग और भी पहले भी पढ़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो आपको पता है कि इसका आंसर होता अब्दुल समद। अकबर चित्रकारी के लिए क्या बनवाए थे, एक अलग से कारखाने बनवाए थे चित्रकारी विभाग का। और अकबर मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद के नेतृत्व में क्या क्या था, चित्रकला विभाग की व्यवस्था बनाना किया। दोनों व्यक्ति थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद के नेतृत्व में। अकबर के दरबार का प्रथम चित्रकार जो था कौन था, मीर सैयद अली। प्रथम नहीं होता, प्रमुख होगा, प्रमुख चित्रकार जो थे मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत, वसावन, ये सब किसके दरबार में रहते थे, अकबर के। कई बार आपको सवाल केवल ये दे देगा कि फलाना जो है दसावन जो है या और भी जो है ये किसके दरबार में, जहांगीर, अकबर, इस तरह से दे देगा, बाबर, ये सारे दे देगा। तो याद रखना है कि कौन चित्रकार किसके दरबार में रहा करते थे। उसके बाद देखिएगा कि अकबर जो है सीरी कलम की उपाधि किसको दिया था, अब्दुल समद को, और जरी कलम की जो उपाधि दी थी वो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था अकबर, ठीक है ना। ये उपाधि कई बार ये पूछा भी गया, पिछले सेट में हम लोग देखे थे। अकबर के नवरत्न में जो शामिल थे कौन थे, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, और ये यहाँ पर डॉट नहीं होगा, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के नवरत्न में शामिल थे। कई बार पूछ देगा कि अकबर के नवरत्न में कौन शामिल थे या कौन शामिल नहीं थे। कई बार पूछ सकता है कि तानसेन किसके दरबार में रहा करते थे। इस तरह से सवाल आपसे पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। अकबर का जो शासन व्यवस्था था वो मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। अकबर का जो शासन व्यवस्था था ये मनसबदारी व्यवस्थाओं पर आधारित हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। मीर सैयद अली बिहजाद नामक चित्रकारी के ये शिष्य थे। मीर सैयद अली जो था ना, मीर सैयद अली, ये किसका शिष्य था, बिहजाद एक चित्रकार थे। कई बार ये भी सवाल पूछ सकता है कि बिहजाद का संबंध किस क्षेत्र से, तो याद रखिएगा चित्रकारी से था। तो ये जो थे ना मीर सैयद अली, जिसके नेतृत्व में आपको पता है कि जो अकबर चित्रकारी विभाग की स्थापना किया था, तो वो जो थे बिहजाद के क्या थे, शिष्य थे। और बिहजाद जो थे ये बाबर के दरबारी हुआ करते थे। इन्हें पूर्व का क्या कहा जाता था, राफेल कहा जाता था। पूर्व का राफेल किसे, बिहजाद को कहा जाता था, ठीक है ना। जहांगीर के दरबार का जो प्रमुख चित्रकार थे उसमें कौन थे, उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, आगा रजा खां, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, विशन दास, गोवर्धन, मनोहर और फारूक बेग। ये सारे जो थे क्या थे, ये जहांगीर के दरबार में थे। बाकी हम बताए हैं पहले भी कि उस्ताद मंसूर को कौन सी उपाधि दी गई थी, ये सारी बातें बताए हुए। चलिए, जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र एवं अबुल हसन को नादिर उल जामा की उपाधि दिए थे। और इससे पहले ये सवाल हम लोग किए भी थे। जहांगीर आगा खां के नेतृत्व में आगरा में पता है कि चित्रशाला की क्या की थी, स्थापना की थी। और जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जहांगीर खुद क्या था,
चित्रकार था, खुद चित्रकार था। और वो कहता था, खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो कहता था कि अगर कोई व्यक्ति कोई अगर चित्र बनाता है, अगर उसका भौंवा कोई और बनाए, उसकी आंखें कोई और बनाए, तो मैं बारीकी से पहचान लूँगा कि ये चित्रकारी किसके द्वारा की गई है। ठीक है, इस तरह की बातें जहांगीर करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? आंसर क्या जाएगा? रैयतवाड़ी। आंसर क्या जाएगा इसका? थॉमस मुनरो। चलिए थॉमस, आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। आंसर क्या जाएगा? थॉमस मुनरो। देखिएगा कि थॉमस मुनरो सर्वप्रथम 1820 में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की। तो सवाल ये भी आ सकता है कि थॉमस मुनरो के द्वारा सर्वप्रथम जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है कहाँ से शुरू किया गया था? तो याद रखना हमको, मद्रास से। बॉम्बे में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1825 में शुरू किया था, कौन किया था? एल्फिस्टन। कौन किया था? एल्फिस्टन ने लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। मद्रास में, बॉम्बे में और असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। अब देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भूमि पर था, इस बात को याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूमि पर लागू कर दिया गया था। क्योंकि आप देखिए 2 प्रेसिडेंसी इसमें लगभग शामिल हो गया है, मद्रास और बम्बई, और इसमें भी असम का भी कुछ क्षेत्र आ रहा है। तो 51% भूमि पर ये शुरू हो गया था। उसके बाद देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ था एक अस्थाई बंदोबस्त। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1793 में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू किया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग जमींदार कंपनी को देते थे। ये जो अस्थाई बंदोबस्त था, अस्थाई बंदोबस्त का मतलब हुआ कि टैक्स को, राजस्व को अस्थाई कर देना। मतलब इसको बढ़ा करके, जैसे जमींदार हुआ करता था ना, तो अंग्रेज करता क्या था कि किसानों से ना इसको बोलता था कि आप क्या करिए, राजस्व वसूलिए। ठीक है, और आप जो राजस्व वसूलेंगे ना, उसमें बदले में आपको भी कुछ ना कुछ मुनाफा होगा। तो क्या कर दिया था कि 10/11 कर दिया था। मतलब 11 केजी अगर आप अनाज किसान से वसूलता था ये जमींदार अगर 11 केजी मान लीजिए किसी किसान से अगर उपज का वसूला राजस्व, तो ये करता क्या था कि 10 केजी देता था अंग्रेजों को, कंपनी को, और 1 केजी खुद रखता था। अब देखिए क्योंकि इतना बढ़ा दिया था, 90% उसी को देना पड़ता था, तो ज़मींदार उससे खुश नहीं हो पाता था। और ज़मींदार अंग्रेज़ों के सामने में बोल भी नहीं पाता कि जो हम और अधिक लेंगे, समझ रहे? इसीलिए करके करता क्या था कि किसानों से ना और अधिक टैक्स वसूलता था, जिसके कारण किसानों की शोषण और अधिक होना शुरू हो गया था। ठीक है, इस तरह की बातें थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये जो था अस्थाई बंदोबस्त सर्वप्रथम बिहार, बंगाल एवं ओडिशा के क्षेत्रों में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त योजना सर्वप्रथम सर जॉन शोर ने बनाई थी, परंतु लागू कौन किया था? तो पूछा जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे सर जॉन शोर ने। ठीक है ना। चलिए, इस व्यवस्था के तहत रैयतों या किसानों का उसका मालिकाना हक दे दिया गया। ज़मीन का जो मालिकाना हक था किसानों को दिया गया, लेकिन किसानों को देने के बाद यहाँ पर 10/11 भाग टैक्स जो है वसूला जाने लगा। अब देखिए इजारेदारी होता, इजारेदारी 1774 होता है, पे सही कर लीजिएगा। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था, इजारेदारी। इसके तहत भूमि का प्रत्येक 5 वर्ष में क्या की जाती थी? नीलामी। किसी का भूमि अस्थायी तो नहीं होता था, 5 वर्षों में किसानों की भूमि क्या कर दी जाती थी? नीलाम कर दी जाती थी। चलिए बस इतना ही पॉइंट इसे याद रखना। फिर देखिए महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में, सर्वप्रथम महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग्स मध्य प्रांत और कहाँ लागू किया था? आगरा के क्षेत्रों में लागू किया था। मध्य प्रांत और आगरा के क्षेत्रों में ये लागू किया था। देखिए जो भी अभी देखिए कि एक जो है सो प्रथा कृषि से पूछा है, तो हम लोग प्रयास के जो भी प्रथा था मोटा मोटी वहाँ से डाल दें, ताकि हो सकता है कि अगला बार पूछे दूसरा चीज़ें हम लोग वहाँ से कर पाएँ। महलवाड़ी व्यवस्था का जनक जो कहलाता है, कौन कहलाता है? हॉल्ट मैकेंजी। अभी हाल ही में शायद पूछा भी गया था बीपीएससी वगैरह में, एग्जाम में ये पूछा गया था हाल ही में
चलिए, यह व्यवस्था जो लागू हुआ था पंजाब और पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र था उन क्षेत्रों में, पंजाब के क्षेत्रों में और उधर जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र था उस समय, उन सारे क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। इस व्यवस्था को 1833 में मार्टिन वर्ड और जेम्स टॉमसन ने भी क्या किया था, इसको लागू किया था बाद में जाकर के। यह व्यवस्था ब्रिटिश शासन के 30% भूमि पर था। ठीक है साहब। चलिए अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या थी। महालवाड़ी का, छोटे किसान यदि राजस्व नहीं चुका पाते थे तो बड़े किसान को चुकाना पड़ता था। ऐसे में मतलब टैक्स हर हाल में देना है। जब छोटे किसान के बदले टैक्स अगर बड़े किसान चुकाएगा तो क्या बड़ा किसान फ्री में चुका देगा क्या? नहीं। अब देखिए आगे क्या होता है। समस्त भूमि किसकी मानी गई? ग्राम सभा की मानी गई। और ग्राम सभा के बड़े किसान पूरे गांव का राजस्व वसूल कर सरकार को पहुंचाते थे। और जब भी छोटे किसान अगर नहीं पहुंचा पाते थे राजस्व को तो बड़े किसान चुकाते थे। और बदले में बड़े किसान क्या करते थे, क्योंकि ग्राम सभा की भूमि कर दी गई थी तो किसान की जमीन छीन ली जाती थी। ऐसी बात है, क्योंकि वो पूरी जमीन जो था ना, किसी का मालिकाना हक नहीं दिया गया, पूरे ग्राम सभा को बना दिया गया। ग्राम सभा एक दल हुआ करता था, उसको मालिकाना हक बना दिया गया। और जो छोटे छोटे किसान थे अगर वो टैक्स नहीं चुका पाते थे तो क्या करते थे, बड़े किसान जो थे, जो बड़े किसान हुआ करते थे, स्वभाव से ही पता चल रहा है कि बड़े किसान जो थे वो सरकार के पक्षधर थे। इसी वजह से ये वहाँ से टैक्स वसूल करके पहुँचाते थे और छोटे किसानों की ज़मीन को ये लोग हड़प लिया करते थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एक और विशेषता है कि राजस्व भू उत्पादन का कितना प्रतिशत था? 66% था, जो 30 वर्षों के लिए निर्धारित था। अब देखिए 66% बताइए कहाँ से किसान दे पाता। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान के द्वारा लागू की गई थी? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में कई बार हम लोग चर्चा भी किए थे कि इसका बाजार नियंत्रण काफ़ी मजबूत था। इतना मजबूत था बाजार नियंत्रण क्योंकि एक तरह से ये टैक्स पर भी बहुत बेहतर काम किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ये अलग से एक बाजार क्या कहते हैं समिति बना, नियंत्रण करने के लिए एक समिति भी बनाई थी, जिसमें आप देखते थे कि अगर कोई वजन कम तौलता था कोई व्यापारी, तो जितना वजन कम तौलता था तो उतना उस व्यक्तियों का, उस व्यापारियों का मांस ये काट लिया करते थे शरीर से। ऐसा इतना हार्ड जो है सो इसका बाजार नीति हुआ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी वंश से जुड़ा हुआ। तो हम लोग का प्रयास होगा कि थोड़ा सा खिलजी वंश के बारे में भी स्टार्टिंग से ही देख लें। चलिए खिलजी वंश देखिएगा, इसकी जो स्थापना होती है 1290 में और 1320 तक ये चलता है। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में क्या करता है कि खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ये 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करता है और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर देता है, करामानिकपुर, जिसको उस समय प्रयागराज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके पहला नाम था क्या, करामानिकपुर। वहाँ क्या करता है कि जलालुद्दीन की हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद हुआ करता था। भतीजा ये दामाद था इसका। ठीक है, जलालुद्दीन को तो अपने ससुर को ही क्या कर दिया, ये हत्या कर दिया और फिर जा कर के ये जो है सो सुल्तान बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी जो है सुल्तान बन जाता है और अलाउद्दीन के बचपन का जो नाम था क्या था, अली गुरसफ था। ठीक है, अली गुरसफ था, इस बात को याद रखेंगे। खिलजी जो था यानी अलाउद्दीन खिलजी ये नगद वेतन देना एवं अस्थाई सेना रखना शुरू किया। देखिए इससे पहले क्या हुआ करता था कि जो भी सल्तनत काल के या से पहले जो भी शासक हुआ करते थे, सेनाओं को नगद वेतन नहीं दिया करता था, बल्कि अगर वो सेवा दिया है तो बदले में उसे भूमि दी जाती थी, जिसे जागीर की भूमि कहा जाता था। जैसे क्या कहा जाता था, जागीर की भूमि। और इसके अलावा अस्थाई सेना भी नहीं रखी जाती थी। जब भी युद्ध हुआ तो उस समय हम लोग सेना को, उस समय राजा महाराजा सेना को बहाल कर लेता था और जो ही युद्ध समाप्त हुआ, विजय जो है सो उसकी जीत हो जाती थी, तो अपनी सेना को पूर्णतः क्या कर देती थी, समाप्त कर देती थी। और बदले में उसे जागीर की भूमि, मतलब जो भूमि वेतन के बदले में दिया जाता था सेनाओं को, वो जागीर की भूमि कहलाते थे, जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं लगा करता था।
घोड़ा दागने की प्रथा एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए घोड़ा दागने की प्रथा ये है क्योंकि आपको पता है कि रणभूमि में वही घोड़ा जाएगा जो पूरी तरह से क्या हो, प्रशिक्षित हो। तो प्रशिक्षित घोड़ा अगर जाएगा और युद्ध में रणभूमि में मान लीजिए कि जो सेना उस घोड़ा पे बैठा हुआ वो मारा गया अगर, तो वो घोड़ा क्या हो गया? फ्री हो गया। तो दुश्मन क्या करता था? दुश्मन जो हुआ करता था वो चाहता था कि प्रशिक्षित घोड़ा, क्योंकि घोड़ा की बहादुरी को भी देखा जाता था और एक रणभूमि में घोड़ा हाथी का जो बहादुरी था वो भी डिपेंड करता था किसी की जीत या हार का, समझ रहे? तो ये घोड़ा क्या होता था? इंटरचेंज हो जाया करता था, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी जो था ये घोड़ा दागने की प्रथा शुरू कर दिया ताकि घोड़ा को पहचाना जा सके, ऐसे मत इस तरह की चीज़ें। और सैनिक का हुलिया लिखना यानी बायोडाटा जो है ये लिखना शुरू किया गया सैनिकों का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ये जो था भू राजस्व की दर बढ़ा करके कितना कर दिया था? 1/2 यानी 50% कर दिया था, आधा कर दिया था। यानी आपका मान लीजिए 4 kg उपज हो रहा था, 2 kg आपको राजस्व के रूप में देना पड़ेगा। इस तरह की बातें थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये तो नॉर्मल जो था ये था 1/4, बाकी और भी प्रकार का टैक्स था जिसमें खम्स था। ये था लूट का धन में सुल्तान का जो हिस्सा था 1/4 से बढ़ा करके 3/4 कर दिया। मतलब सेना जब भी कहीं पर आक्रमण करता था किसी क्षेत्रों पे तो वहाँ पर सेना कुछ ना कुछ खजाना वगैरह राजा महाराजाओं से लूट के लाता था। तो उसमें था क्या कि पहले था 1/4 था राजाओं का हिस्सा। मान लीजिए कि 4 किलो सोना अगर लूट के लाया ना तो 1 kg राजा का हुआ करता था, 3 kg जो था सेनाओं में वितरित होता था। लेकिन ये क्या कर दिया? उसको बढ़ा करके 3/4 कर दिया। मतलब अब 4 kg अगर लूट के लाता है तो 3 kg क्या होगा? राजा का ही होगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1/2। मूल्य नियंत्रण या बाजार नीति की प्रणाली की भी शुरुआत कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी के। दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो था ये मलिक कफूर को भेजा था। कई बार सवाल आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए किस सेनापति को भेजा था? तो याद रखिएगा मलिक कफूर को। इसके बाद खिलजी जो था एक वित्त विभाग की स्थापना किया था जिसे कहा गया दीवान ए मुफ्त खराज। आप देख लीजिए कि कितनी जो है सो टैक्सों की इन्होंने बढ़ाया है, हर प्रकार के टैक्सों को। तो स्वाभाविक बात है कि टैक्स को बढ़ाया है तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता होगा क्या कहते हैं? राजा के खजानों को भरना। तो स्वाभाविक बात है कि उसके लिए एक वित्त विभाग की स्थापना खुद से किया जिसका नाम दिया गया दीवान ए मुफ्त खराज। चलिए खिलजी जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खम्बा महल बनवाया था। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। चलिए सिकंदर स्वयं खिलजी स्वयं सिकंदर ये सानी की उपाधि धारण की थी। खिलजी जो था पूछा जाएगा कि खिलजी वंश का या दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने खुद को सिकंदर या सानी की उपाधि से सुशोभित किया था? क्या बोलेंगे हम लोग? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी के शासन का वर्णन वर्णी की जो पुस्तक है तारीख ये फिरोज शाही और अमीर खुसरो की जो पुस्तक है खजाइनुल और इसामी की जो पुस्तक है फुतुस लातिन, इस सारे से जो है सो खिलजी वंश की जानकारी मिलती है। इस बात को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं ना, जो भी चीज़ें हैं अगर एक के बारे में पूछा है तो जो वहाँ से इम्पोर्टेंट होता है चीज़ें वो लगभग हम लोग डाल दे रहे हैं। तो कम से कम इसको अगर आपको करके जाते हैं तो आप देखिएगा कि ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। लेकिन जो करिएगा उन्हीं को होगा, और इसी में नहीं केवल दरोगा वाले में ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। खिलजी की मृत्यु 5 फरवरी 1316 को हो जाती है। इसके बाद खिलजी का जो उत्तराधिकारी बनता है मुबारक खिलजी बनता है। कौन बनता है? मुबारक खिलजी बनता है। और आपको पता है कि मुबारक खिलजी एक ऐसा शासक था जिसे नग्न रहना बहुत पसंद था और कभी कभी दरबार में नंगा ही दौड़ जाता था, और कभी कभी इसका मन ज़्यादा भड़क जाता था तो पूरे दरबार में जितना भी महिला पुरुष जितना भी दरबारी था सबको नंगा रखता था, अपने खुद नंगा रहता था। ऐसे बात है, ये इस तरह का मुबारक खिलजी शासक हुआ करता था। ऐसे बात है। चलिए मुबारक खिलजी की हत्या 1320 ईस्वी में खुसरो खां कर देता है। कौन कर देता है? खुसरो खां करके खुद क्या बन जाता है? खुसरो खां होगा, हिज्र खां होगा ना ये, ठीक। अच्छा हाँ खुसरो खां फिर खुसरो खां की हत्या 5 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक करके तुगलक वंश की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। क्लियर है ना? आपको पता है दिल्ली सल्तनत में आपको पता है कि गुल खिले तो सयालो, ये ना गुल खिले तो सयालो, मतलब पहले गुलाम वंश
फिर खिलजी वंश, फिर तो से तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर जाकर के लोधी वंश। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए ऑप्शन में दिया हुआ था आपका फिरोज शाह तुगलक, था ना दिया हुआ ऑप्शन में। तो फिरोज शाह तुगलक का जो शासन था 1351 से 1388 तक रहा। फिरोज शाह तुगलक 20 मार्च 1351 को ठट्टा में तथा अगस्त 1351 में दिल्ली में राज्याभिषेक करवाया। अब देखिए यहाँ से भी सवाल आता है कि जो क्या कहते हैं तुगलक वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था, पहला राज्याभिषेक कहाँ करवाया था। खलीफा के द्वारा कासिम अमीर उल मोमकिन की उपाधि दी गई, किसे, फिरोज शाह तुगलक को। और 24 प्रकार का जो उस समय कष्टदायक जो टैक्स हुआ करता था उन सारे टैक्सों को हटा करके केवल 4 टैक्स को इन्होंने लागू किया, जिसमें था खराज था जो लगान का हुआ करता था, खम्स जो युद्ध में लूटा गया माल था उसका, और एक जजिया और जकात। जजिया जो था ये किससे लिया जाता था, गैर मुसलमान से। गैर मुसलमान मतलब जो मुसलमान नहीं हुआ करता था उससे जजिया टैक्स लिया जाता था। और जकात जो हुआ करता था ये मुस्लिम से लिया जाता था, ये मुस्लिम से लिया जाता था। संपत्ति का 40वां भाग, संपत्ति का कितना था, 40वां भाग हुआ करता था, इस बात को याद रखेंगे। तो जजिया लिया जाता था गैर मुसलमानों से और जकात लिया जाता था मुसलमानों से। और जो ये खराज था ये लगान की कृषि से जो उपज होता था उसका टैक्स हुआ करता था। और खम्स जो होता था ये लूट जो होता था युद्ध में, उस लूट का जो टैक्स हुआ करता था। चलिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, यही था फिरोज शाह तुगलक था, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कि फिरोज शाह सर्वाधिक नहर का निर्माण करवाया। अब देखिए पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम नहर का निर्माण किसने किया, गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने कराया, क्या बोलेंगे हम लोग, फिरोज शाह तुगलक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दीवाने खैरात, ये दान विभाग की स्थापना किया कौन, फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में हम लोग पहले भी एक जगह लिखे हुए हैं। दीवान ए बंदगान, दास विभाग की देखभाल के लिए किया गया था। फिरोज शाह तुगलक जो था हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर और जौनपुर जैसे शहरों की क्या क्या था, स्थापना किया था, इस बात को याद रखेंगे। सर्वाधिक दासों की संख्या जो सल्तनत काल में हुआ करती थी वो इसी के समय में हुआ करती थी। और इन्होंने क्या किया था कि अशोक का जो टोपरा स्तंभ लेख था, अशोक का जो टोपरा स्तंभ लेख था उसको कहाँ लेके आ गया, दिल्ली लेके आ गया। कई बार सवाल पूछा जाता है कि अशोक के टोपरा अभिलेख को कहाँ स्थापित किया गया, दिल्ली में। किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। उसके बाद देखिएगा कि मेरठ अभिलेख जो था इसको भी कहाँ ले आया, दिल्ली ले आया। चलिए, इन्होंने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की, याद रखिएगा इन्होंने खुद अपनी आत्मकथा को लिखा था, फतुहात ए फिरोज शाही। चांदी एवं तांबे के मिश्रित निर्मित अद्धा एवं विक सिक्का को इन्होंने चलवाया था, इस बात को याद रखिएगा कि अद्धा और विक किसने चलाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हो जाती है। और तुगलक वंश का जो अंतिम शासक होता है कौन होता है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक होता है। चलिए साहब, एक ऑप्शन में आपका दिया हुआ था बलबन ऑप्शन में, तो याद रखिएगा कि बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीतियों को अपनाई थी। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इससे पहले बलबन से पहले 40 सरदारों का एक ग्रुप हुआ करता था, समूह हुआ करता था, जैसे तुर्क चेहलगानी कहा जाता था। ये इल्तुतमिश बनाया था। और सारी शक्तियां एक तरह से समझिए कि जो भी डिसाइड करना था, जो भी निर्णय लेना था, सारी जो है सो निर्णय का जो अधिकार हुआ करता था उस 40 सरदारों का हुआ करता था। जिसके कारण एक तरह से समझिए कि राजा जो हुआ करता था एक प्रतीक हुआ करता था, बाकी जितना भी निर्णय लेना है उस 40 सरदारों के द्वारा लिया जाता था। जिसके कारण शक्तियां एक तरह से देखिए तो 40 सरदारों में नहीं था। लेकिन बलबन ऐसा चाह नहीं रहा था। बलबन क्या किया कि इन्होंने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि 40 सरदार का जो ग्रुप था तुर्क चेहलगानी, बलबन क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। इसलिए समाप्त कर दिया क्योंकि ताकि जो है सो जो उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो गई थी उस समय के सुल्तानों को, वो शक्तियाँ क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो स्वाभाविक बात है कि 40 सरदारों को अगर वो ख़त्म कर देगा तो जो सरदार उस समय होगा वो सब क्या करेगा, विरोध करेगा ना। तो ये सारे जो विरोधी जो सरदार थे तुर्क चेहलगानी में शामिल, तो तुर्क चेहलगानी के जो भी सरदार थे वो बलबन के खिलाफ विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया। जिसके कारण बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया। मतलब पूरी तरह से
दमन जो है सो उस सारे को कर दिया था जो इसका विरोधी था। इसके बाद देखिएगा इन्होंने सिजदा एवं पाबोस का प्रथा चलाया। मतलब राजाओं की सर्वशक्ति को बनाए रखने के लिए, राजाओं के मर्यादा को, राजा ही सब कुछ है, इसको दिखाने के लिए इन्होंने सिजदा और पाबोस प्रथा चलाया। सिजदा का मतलब ये हुआ कि कोई भी राजा के सामने में जाएगा तो सर झुका करके क्या करेगा, सलाम करेगा, और पाबोस का मतलब हुआ कि पैर छू करके क्या करेगा, प्रणाम करेगा। ये चीज़ें चलाया था। उसके बाद देखिए नवरोज का पर्व मनाना शुरू किया। ये जो था बलबन, इन्होंने क्या किया, नवरोज का एक पर्व मनाना शुरू किया। नासिरुद्दीन, देखिए नासिरुद्दीन ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी थी। उल्गू खां की उपाधि बलबन को किसने दिया था, नासिरुद्दीन। बलबन नासिरुद्दीन को 1246 ईस्वी में गद्दी पर बैठाकर अपनी बेटी का विवाह क्या कर दिया, उसी से कर दिया। मतलब बलबन नासिरुद्दीन को 1246 में गद्दी पर बैठाया। एक रास्ता था बलबन को खुद गद्दी पर बैठने का, ये चीज़ है, ठीक है। इसी वजह से 1286 में इसको बैठाता है और अपनी बेटी से 1246 में, और अपनी बेटी को क्या करता है, विवाह कर देता है। फिर बलबन 1266 से 1286 तक क्या करता है, दिल्ली का शासक रहा। मतलब नासिरुद्दीन का जब विवाह हो गया तो 66 तक तो ये शासक रहा, लेकिन ये उस तरह से शासन नहीं कर पाया क्योंकि ये बहुत अय्यासी राजा था ये नासिरुद्दीन, जिसके कारण क्या कर दिया, बलबन खुद जो है सो दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। बलबन मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा किया और इसका जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद मंगोल के युद्ध में क्या कर गया, मारा गया उसकी रक्षा करते हुए। इस सदमे के कारण 1286 में क्या होता है कि बलबन की भी मृत्यु हो जाती है। तो अगर सवाल पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा पहला शासक था जिसने मंगोलों का सामना किया था, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला शासक इल्तुतमिश था, ठीक है। और ये भी जो है सो मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा किया था, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। बलबन का जो वास्तविक नाम था क्या था, बहाउद्दीन था, और ये इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था। बलबन गुप्तचर विभाग एक शुरू किया था, दीवान ए बरीद, इसलिए क्या था, ताकि अपने विरोधियों का ये पता कर सके। गुप्तचर विभाग यानी गुप्तचर के द्वारा अपने विरोधियों का पता कर सके, क्योंकि कुछ विरोधी ऐसा होता है जो खुल के विरोध करता है, और कुछ विरोधी ऐसा होता है कि सामने से विरोध नहीं करके पीठ के पीछे विरोध करता है। तो उसी तरह के विरोधियों को खोजने के लिए इन्होंने क्या किया था, गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। इन्होंने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की भी स्थापना की थी। बलबन का शासन का जो आधार हुआ करता था कुरान का नियम, यानी कुरान पर आधारित था। कई बार सवाल ये पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसका शासन व्यवस्था कुरानों पर जो है सो व्यवस्थित था, तो याद रखना है बलबन। बलबन ने इल्तुतमिश के तुर्कान ए चिहलगानी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तुर्कान ए चिहलगानी में कितने सरदार हुआ करते थे, 40 सरदार हुआ करते थे। बलबन के दरबार में आमिर खुसरो और आमिर हसन रहा करते थे, और बलबन का जो उत्तराधिकारी है कौन बन गया, कैकुबाद बन गया 1287 में। फिर कैकुबाद का उत्तराधिकारी कौन बन जाता है, शमसुद्दीन कैमूर बनता है, और ये गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए तुगलक वंश, क्योंकि तुगलक वंश से संबंधित था, फिरोज शाह तुगलक का ऑप्शन में दिया हुआ था, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। 1320 से लेकर के 1398 तक तुगलक वंश का जो संस्थापक था कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। ये इनका नाम मूल नाम गाजी मलिक था, बाद में जाकर के गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ये शासन करना शुरू किया। दिल्ली के समीप इन्होंने तुगलकाबाद नगर बसाया तथा 56 कोट दुर्ग, ये कई बार पूछा गया 56 कोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक करवाया था। और ये जो था किस शैली पर था, रोमन शैली पर व्यवस्थित था, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। गयासुद्दीन तुगलक नहर बनाने वाला ये प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक नहर बनाने वाला प्रथम सुल्तान था, जबकि सर्वाधिक नहर बनाने वाला सुल्तान जो था कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। चलिए गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान के दौरान जूना खां के द्वारा निर्मित जो लकड़ी का महल था उसमें दब करके हो गई थी, क्योंकि ये जूना खां इसका पुत्र था गयासुद्दीन तुगलक का, और इस पर जो था निज़ामुद्दीन औलिया का प्रभाव था इसके पुत्र पर, जिसके कारण जूना खां हमेशा अपने पिता का विरोध करता था। और इसी विरोध के कारण जब ये बंगाल अभियान से लौट रहा था तो एक लकड़ी के महल में इसे बुलाया गया गयासुद्दीन तुगलक को, और उसी लकड़ी के महल में दब करके इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद
क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक दोनों के बीच में बनता नहीं था, दोनों में कांटे की बात हुआ करती थी, कांटे की टक्कर थी। तो इसी वजह से जब बंगाल से लौटते समय क्या कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक आ रहा था बंगाल से लौट करके, तो वो कहा था कि अगर आएंगे तो निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। जिसके कारण इसी शब्द पर निज़ामुद्दीन औलिया कहता है हुनूज दिल्ली दुरस्ता, मतलब दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली पहुंच पाओगे तब ना। तो रास्ते में ही इसका जुगाड़ लग गया था लकड़ी का महल बना करके। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है कहाँ है, तुगलकाबाद में। कहाँ है, तुगलकाबाद में है। गयासुद्दीन तुगलक का जो उत्तराधिकारी बन गया, कौन बना, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर के 51 तक बना। ठीक है, इतना बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक क्या था, विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल के जितने भी सुल्तान थे सभी सुल्तानों में क्या था, ये विद्वान था। लेकिन आपको पता है कि गयासुद्दीन तुगलक को ये विद्वान तो था, लेकिन एक सामाजिक नॉलेज या फिर व्यवहारिक नॉलेज की कमी थी इसके पास, जिसके कारण आप देखिए कि कई बार इन्होंने राजधानी बदला, कई ऐसी योजना इसकी थी जिसके कारण इसे पागल बादशाह या रक्त पिपासु बादशाह के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या नाम था, जूना खां था। ये निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, रक्त पिपासु और पागल बादशाह भी कहा जाता है, जिसके कारण आपको बताए इन्होंने अपनी राजधानी को जिस प्रकार से चेंज किया। और भी जो इसकी योजनाएं थी, सारी योजनाएं इस प्रकार की थी, सनक भरी योजनाएं थी, जिस पर कभी कुछ करता था कभी कुछ करता था। तो इसी वजह से इसे रक्त पिपासु बादशाह, स्वप्नशील और पागल बादशाह कहा गया। ठीक है, जब ये मरता है तो एक इतिहासकार है फरिश्ता, वो लिखता है कि अंत में जो है सो इस राजाओं से लोगों को छुटकारा मिल गया और लोगों को प्रजाओं को इन राजाओं से छुटकारा मिल गया। इस तरह की बातें। अपनी राजधानी दिल्ली से ये क्या करता है कि देवगिरी ला करके इसका नाम दौलताबाद रख देता है। दिल्ली से देवगिरी लाता है और इसका नाम क्या रख देता है, दौलताबाद रख देता है। एडवर्ड थॉमस ने इन्हें प्रिंस ऑफ मनीयार्ड्स की उपाधि दी, याद रखिएगा। कौन दिया था, एडवर्ड थॉमस, इसे प्रिंस ऑफ मनीयार्ड्स कहा था इसको, इस बात को याद रखिएगा। इब्न बतूता जो मोरक्को का रहने वाला था, कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का। मोरक्को किस महादेश में पड़ता है, अफ्रीका महादेश। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अफ्रीका देश है। ठीक है, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में इसके दरबार में आता है और 1336 में जा कर के इब्न बतूता को पता है कि आपको कि क्या कहते हैं, काजी नियुक्त कर देता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, फिर 1342 में जा कर के इसे राजदूत बना करके चीन भेज देता है। इसने दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू त्यौहार यानी होली में भाग लेता था। पूछा जाता है कि कई बार सवाल है कि वह कौन सा सल्तनत काल का शासक था जो हिंदुओं के पर्व होली में भाग लिया करता था, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसने सांकेतिक मुद्रा कांसा और तांबे का चलवाया था, सांकेतिक मुद्रा याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया का तथा मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन का मकबरा बनवाया था। तो पूछा जाएगा कि निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है, सिंपल सा सवाल, तो क्या बोलेंगे हम लोग, दिल्ली में है। और मुल्तान में किसका है, तो शेख रुकनुद्दीन का है। इसी के समय हरिहर एवं बुक्का नामक जो दो भाई था, ये 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और 1347 में, क्योंकि 1351 तक इसका शासन रहा, तो मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से लेकर के 1351 तक रहा था। तो 1336 में ही आप देखिए कि हरिहर और बुक्का जो था ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है, जो किस नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे था। उसकी राजधानी हुआ करती थी, हम्पी हुआ करती थी। इस बात को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अलाउद्दीन बहमन शाह ने महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना इसी के समय में 1347 ईस्वी में किया था। 1347 ईस्वी में क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के पास हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा, सिंध जाते समय ठट्टा के पास हो जाती है। और ठट्टा के पास जब इसकी 1351 में मृत्यु होती है, तो ठट्टा में ही जा करके आपको पता है कि इसके बाद का जो शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसको पहले हम पढ़ा है, क्योंकि ऑप्शन में पहले था पढ़ा दिए, तो ठट्टा में ही पहला अपना राजाभिषेक करवाता, फिर दिल्ली आकर के ये राजाभिषेक करवाता है। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु भी ठट्टा में हुई और फिरोज शाह तुगलक अपना पहला जो राजाभिषेक वो ठट्टा में ही करवाया था।
मोहम्मद बिन तुगलक का जो उत्तराधिकारी है ये कौन बन गया? फिरोज शाह तुगलक बन गया। कौन बन गया? फिरोज शाह तुगलक बन गया। चलिए इतना पॉइंट हम लोगों को यहाँ से ध्यान में रखना था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए केवल प्रीवियस ईयर भी आप लोग कर लीजिएगा तो बहुत सारा सवाल इसमें है, बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा सवाल टेली करेगा अगर प्रीवियस ईयर ही बेहतर से कर लेते हैं तो। क्या बोले? जो टॉपिक आता है वो लगभग जहांगीर आ गया तो जहांगीर लगभग कंप्लीट है। जो मुख्य पॉइंट है कि उसके दरबार में कौन चित्रकार था, कौन सा क्या कहते हैं विभाग का स्थापना किया, कौन कौन सी चीज़ें को लागू किया, तो लगभग कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। चलिए अब देखिएगा कि अकबर के द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन हुआ करते थे? क्या जाएगा आंसर? उदय सिंह। क्या जाएगा? क्योंकि 67-68 की बात है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो याद रखिएगा कि उस समय मेवाड़ का शासक जो था, मेवाड़ का शासक कौन था? राणा उदय सिंह था। जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अकबर, इस समय में इस आक्रमण में मुगल सेना का नेतृत्व स्वयं कौन कर रहा था? अकबर ने किया था। 1567-68 में मेवाड़ का शासक जो था राणा उदय सिंह, ये सिसोदिया वंश का था। किस वंश का शासक था? सिसोदिया वंश का शासक था। कई बार वंश भी पूछ सकता है, हम लोग राजपूत वंश सोच लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, सिसोदिया वंश से था। अकबर मुगल वंश का महंतम शासक था और अकबर का पहला सैन्य जो अभियान था 1561 ईस्वी में मालवा के शासक बाज बहादुर के खिलाफ हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, कई बार ये सवाल पूछा गया है कि बाज जो क्या कहते हैं अकबर के द्वारा जो पहला जो सैन्य अभियान था शुरू किया गया था तो वो था बाज बहादुर पर। ठीक है। अकबर का अंतिम सैन्य अभियान जो हुआ था 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के शासक मीर बहादुर। यहाँ पर देखिए पहला बाज बहादुर और अंतिम हुआ मीर बहादुर। ठीक है, दोनों में बहादुर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि अकबर एवं मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप के बीच आपको पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था और इसमें अकबर क्या हो गया? विजयी हो गया। इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह था और महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हाकिम खां सूर था। और पिछले बार इसको आपको करवाए भी थे, पूछा भी गया था कि हल्दी घाटी में क्या कहते हैं राणा प्रताप का जो सेनापति था वो कौन था, ये सवाल पूछा भी गया है पीछे। इस युद्ध के समय मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? कुंभलगढ़ थी, जबकि इससे पहले की जो राजधानी हुआ करती थी चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी। ठीक है, इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी राजधानी कहाँ ले आया? चौवाड़ ले आया, चौवाड़ को बनाता है। और महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को धनुष की प्रत्यांचा चढ़ाते समय क्या हो जाती है? चोट के कारण हो जाती है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आपको पता ही है चेटक, और हाथी का नाम याद रखना है राम प्रसाद। ठीक है, कई बार हो सकता है सिंपल सवाल वगैरह होता है तो पूछ देता है कभी कभी। मेवाड़ को जहांगीर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। तो मेवाड़ को कौन मिलाया? जहांगीर मिलाया। ठीक है, तो इतना बातें हम लोगों को मेवाड़ से और जहांगीर से ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। भारतीय राज्यों की आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया? हाँ सही बात है, भाषाई आधार पे। चलिए इसको देख लेते हैं। तेलुगु भाषा के आधार पर आपको पता है कि आंध्र प्रदेश राज्य को गठित किया गया और ये होने वाला भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य हुआ करता था। राम लुल्लू जो थे एक व्यक्ति थे, वहाँ के स्थानीय नेता थे, वो 58 दिन तक क्या करते हैं? आमरण अनशन शुरू किया, जिसके कारण उसकी 15 दिसंबर 1952 की मृत्यु हो जाती है। ये बोल रहे थे कि भाषा के आधार पर जो है सो क्या किया जाए? राज्यों का गठन किया जाए। लेकिन अगर देखिए कि भाषा को अगर आधार बनाया जाए राज्यों के गठन का, तो आप बिहार में ही देखेंगे कि कितना जो है सो राज हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी वजह से ये वाजिब नहीं था, जायज़ नहीं था संवैधानिक तरीक़ा से। लेकिन जो है सो फिर भी उस समय इस तरह क्योंकि स्थानीय नेता थे और उनका वर्चस्व था और उनकी मृत्यु हो गई, तो एक दबाव में जो है सो आंध्र प्रदेश को पहली बार भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया 1953 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय राज्यों की आज़ादी के बाद पुनर्गठन मूलतः किस आधार पर किया गया? भाषा के आधार पर। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर मद्रास से अलग तेलुगु भाषा के क्षेत्र को पृथक करके अलग करके मद्रास से अलग करके, याद रखिएगा मद्रास से अलग करके भाषा पूछेगा किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को गठित किया गया, तो याद रखिएगा तेलुगु। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हो गया? गठन हो गया।
आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर स्थापित क्या था, यह प्रथम राज्य था। 1960 ईस्वी में आपको पता है कि बम्बई को तोड़ दिया गया और बम्बई से 2 राज्य बनाया गया, क्या कहते हैं, एक महाराष्ट्र बनाया गया और एक जो है सो गुजरात बनाया गया, ये भाषा के आधार पे। फिर 1966 में आप देखिए पंजाबी जो है भाषाई क्षेत्र को पंजाब राज्य के अलग करके क्या कर दिया, अलग राज्य का दर्जा दिया गया। मतलब पंजाब जो पंजाबी बोलता था ना, तो उसके लिए पंजाब बनाया गया, जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उसके लिए हरियाणा बनाया गया। ठीक है, इस तरह से चीज़ें गठित हुई। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आपको पता है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, कौन थे वो, फजल अली थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। 2 अन्य सदस्य कौन थे, कौन था, कैम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। चलिए, तो उस फजल अली आयोग के जो अध्यक्ष थे कौन थे, फजल अली स्वयं थे। और 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया था फजल अली आयोग का। ठीक है, और इसमें 2 सदस्य अन्य जो थे हृदयनाथ कुंजरू और कैम पनिक्कर थे। ये फजल अली आयोग अपनी रिपोर्ट 1955 ईस्वी में सौंपा और इसके आधार पे 1956 ईस्वी में 14 राज्य और 6 जो है सो संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है साहब, इससे पहले भी हम लोग इस सबको पढ़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र जो है सुमेलित नहीं है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। ये तो सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, ये भी सही है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, स्वाभाविक बात है कि ये भी सदस्य थे उसका जारी करने में। तो एनिवेशन सर्वेंट ऑफ इंडिया नहीं, यही नहीं होगा। आपको पता है कि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में किए थे, 1905 ईस्वी में किए थे। और इसी समय इन्होंने हितवाद नामक पत्रिका को भी जारी किया था, हितवाद नामक पत्रिका को जारी किया था। और एनी बेसेंट के बारे में आपको बताए थे न्यू इंडिया और क्या बताए थे, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका जो है सो ये जारी किए थे। एनी बेसेंट भारत जो है सो 1893 ईस्वी में आई थी। ठीक है साहब, इतना बातें हम लोग को ध्यान में रखना है, तो आंसर आपका यही हो जाता। थोड़ा सा पत्र पत्रिका से संबंधित जो भी है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि जो एंशियंट हो या जो मॉडर्न पत्रिका हो जो भारतीय आंदोलन में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाए, तो ऐसे पत्रिकाओं को थोड़ा सा पूछा जाता है। इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो भी पत्रिकाएं हैं। चलिए, जितना भी पत्रिका है सबको एक जगह हम लोग चलिए, तो पत्रिका देखिएगा द हिंदू, ये कौन जारी किए थे, संपादक कौन थे, जी सुब्रमण्यम। केसरी के कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा केसरी के बाल गंगाधर थे। बंगाली ये नेशन इज मेकिंग, ये कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी इसके कौन थे, गंगा प्रसाद वर्मा, ये बीपीएससी में पूछा गया था। चलिए, सुधारक, हाँ हिंदुस्तान अलग है, हिंदुस्तान अलग है, ये अलग है। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक और हितवाद याद रखिएगा। राष्ट्रगप्तुर, और ये तो पत्रिका हो गया पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए, क्योंकि पत्र पत्रिकाएं पूछा जाता है साहब हर चीज़ों में, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए संवाद कौमुदी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और मिरात उल अखबार, ये कौन थे, राजा राम मोहन राय। ठीक है साहब, ये मिरात उल अखबार भी कई बार पूछा गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, उसको लॉक करिए। ये अभ्युदय लीडर का हिंदुस्तान में, ऐसे याद रखेंगे, अभ्युदय लीडर का हिंदुस्तान में, तो मदन मोहन मालवीय। तो आप देखिए हिंदुस्तान अलग है, हिंदुस्तानी अलग है, तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। हितवाद अलग है, हितवादी अलग है। ठीक है, हितवाद बोलेगा तो अगर हितवाद बोले तो गोपाल कृष्ण गोखले, और हितवादी बोले तो कौन, गोपाल हरि देशमुख। चलिए, उसके बाद देखिए यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, हिंद स्वराज, और एक पुस्तक है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इसका नेहरू जी।
इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल, ये दोनों कौन लिखे थे? अबुल कलाम आज़ाद। और अल हिलाल पता है कि 67वीं में पूछा भी गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कर्मयोगी, युगांतर, लाइफ डिवाइन, ये तीनों जो लिखा गया अरविंद घोष के द्वारा। और इसके साथ साथ वंदे मातरम भी याद रखिएगा, वंदे मातरम भी, ये पत्रिका अरविंद घोष के द्वारा, ठीक है। ये पत्रिका की बात करेगा तब, और गीत की बात करेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए, और किस में था ये? आनंद मठ में, याद रखिएगा। कामरेड हमदर्द, कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। कामरेड क्या बोले? चलिए, उसके बाद देखिएगा इंडिपेंडेंट, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा। काल पत्रिका, ये प्राज पे, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड और सत्याग्रह इन चंपारण, ये राजेंद्र प्रसाद का है। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप देखिए कि ऑप्शन में भी था। बंगाल गजट 1780 में, ये पहली पत्रिका थी, पहली पत्रिका याद रखिएगा, भारत की पहली पत्रिका, ये जेम्स हिक्की के द्वारा। इंडियन मिरर द्वारिकानाथ टैगोर और इनके सहयोगियों के द्वारा था, क्योंकि 2-3 सहयोगी थे इनके। हितवाद, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है साहब। इतना हम लोग पत्रिकाओं को याद रखेंगे, 2-4 बार अगर देखिएगा तो याद हो जाना चाहिए। चलिए, पादशाह का रचयिता कौन है? कौन? अब्दुल हामिद लाहौरी। चलिए, अब्दुल हामिद लाहौरी, ये सब सवाल पूछा गया हुआ है, इन्हें सोचिए कि हम लोग तैयार करके अपने से लाए हैं, सो बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। पादशाह नामा जो इसका रचयिता जो है कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी हैं। और पादशाह नामा शाहजहां कालीन प्रथम पुस्तक है, मतलब शाहजहां के कालों का वर्णन किया गया पादशाह नामा में, ठीक है। इस पुस्तक को शाहजहां के शासनकालीन सरकारी इतिहास से सरकारी इतिहास के नाम से जाना जाता है। मतलब कहा जाता है कि शाहजहां के ही देख रेख में एक तरह से सरकारी पुस्तकों के तौर पे इसे लिखवाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, मुतखब उल तवारिख के लेखक कौन है? बदायूनी, क्योंकि बदायूनी ऑप्शन में दिया हुआ था तो उनकी भी पुस्तक को हम लोग डाल दिए हैं। मुतखब उल लुबाब, देखिए सेम है, बस लास्ट वाला याद रखना है। तो तवारीफ जो होगा कौन होगा? बदायूनी। और लुबाल जो होगा, लुबाब, वो कौन होगा? खाकी खां। और शाहजहां नामा की बात करेगा तो इनायत खां। कौन? इनायत खां। उसके बाद देखिए ऑप्शन में शायद और भी, अच्छा, कुछ मुगल जो शासक था उसका कौन सा आत्मकथा कौन लिखा, उसके बारे में हम लोग डाल दिए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषाओं में लिखा। और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद जो किया अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबरनामा को लिखा कौन? बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखा बाबरनामा से तुर्की भाषा में, इसका अनुवाद जो कर दिया फारसी में कौन किया? अब्दुल रहीम खान खाना। हुमायूं नामा की रचना गुल बदन बेगम ने की थी। और अकबरनामा की जो रचयिता था कौन था? अबुल फजल का। अब देखिए कई बार अनुवाद के बारे में पूछ देता है कि कौन किसका अनुवाद किया है, उसके बारे में भी पूछ देता है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद जो है अबुल फजल ने अनवर ए सादात, कई बार पूछेगा कि पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किस नाम से किया है, या अनवर ए सादात के नाम से, तथा हुसैन फैज़ ने भारे बाबरी के नाम से किया। तो हुसैन फैज़ भी इसको किया है और अबुल फजल भी किया है। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुमो के बावरी का तुजुक ए बावरी का, फैज़ी ने लीलावती का क्या क्या फारसी में अनुवाद किया। इस बात को याद रखेंगे, लीलावती पूछा भी गया, फैज़ी किया इसको। मुल्ला शाह, हाँ गणित का पुस्तक है। मुल्ला शाह मोहम्मद राज तरंगनी होगा, राज तरंगिनी, थोड़ा सा मिस्टेक है स्पेलिंग। राज तरंगिनी का फारसी में क्या किया है? अनुवाद किया, फारसी में अनुवाद किया है। फैज़ी ने नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किया, किस रूप में? सहेली के नाम से। फैज़ी किया नल दमयंती का फारसी में अनुवाद सहेली के नाम से। अबुल कादिर बदायूनी जो था, यह महाभारत का फारसी में अनुवाद करता है, किस नाम से? रजनामा के नाम से, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर अकबर के नाम से करता है। फिर जहांगीर अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी से लिखा, और इसे पूरा जो किया कौन किया?
मोतबिंद खां, क्योंकि ये पूरा नहीं कर पाया। तो मोतबिंद खां, कई बार पूछा भी गया कि जो जहांगीर की आत्मकथा है इसे पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो याद रखिएगा मोतबिंद खां को। तानसेन की जो प्रमुख पुस्तक है क्या है, मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग और दरबारी कन्हार थी। ठीक है, ये सारे जो है सो पुस्तकें तानसेन की थी। चलिए इतना बातें हम लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ अन्य पुस्तकें हैं जहाँ से, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास की जानकारी इससे मिलती है, तो हो सकता है कि यहाँ से सवाल पूछा जा सके। तो तारीख़ फिरोज शाही, ये कौन लिखा था, वरुणी। खजाइनुल फतूह, ये आमिर खुसरो। रिहला लिखा कौन, इब्न बतूता। तबकात नासरी कौन लिखा, मिन्हासुल सिराज। तारीख़ मुबारक शाही कौन लिखा है, याहिया बिन सरहिंद। याहिया बिन सरहिंद होगा, सरहिंद होगा, याहिया बिन सरहिंद। ठीक है। तारीख़ दाऊदी कौन लिखा है, अब्दुल्ला लिखा है। और फतवाहात फिरोज शाही कौन लिखा है, फिरोज शाह तुगलक खुद लिखा है। ठीक है साहब, तो आप देखिए तारीख़ फिरोज शाही और फतवाहात फिरोज शाही, ये दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लोग थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से नाम जुड़ा हुआ, क्या आ जाएगा, डलहौजी। इसके बारे में हम लोग बताए भी हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, कि जिन राजाओं को अपना पुत्र नहीं होता था तो वो दत्तक पुत्र लेकर के कभी भी राजा नियुक्त नहीं कर सकता था, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकता था। ऐसा नियम कानून डलहौजी लेकर के आया था। तो इस प्रकार के नियम कानून को कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापकता का सिद्धांत। और जो राजा महाराजा था जिसको अपना पुत्र नहीं होता था, तो वो दूसरे को नियुक्त नहीं करके वो पूरे साम्राज्य को, ब्रिटिश साम्राज्य में क्या करना विलय करना था उसको। लेकिन जो अगर इसको नहीं मानता था इस तरह के नियम को, तो उस पर आक्रमण करके फिर मिला लिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और सबसे पहले जो मिलाया गया था सतारा को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति के तहत जो मिलाया गया सबसे पहले सतारा को 1848 ईस्वी में मिलाया गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका आंसर होता है डलहौजी। डलहौजी व्यापकता या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू करने वाला जो है सो ये गवर्नर जनरल था। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले सतारा को 1848 में, जैतपुर एवं संभलपुर, जो संभलपुर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, 1849 में इसको मिलाया। बघाट जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और सिक्किम को 1850 में, बघाट और इसको। लेकिन याद रखिएगा सिक्किम को व्यापक सिद्धांत के तहत नहीं मिलाया गया था, क्योंकि डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके कारण जो है सो उसको मिला लिया गया था। उसके बाद देखिए उदयपुर जो एमपी में पड़ता है, ये नहीं सोचिएगा राजस्थान वाला, एमपी में पड़ता है उदयपुर, इसको 1852 में। झांसी को 1853 में, ठीक है, और नागपुर को 1854 में, और अंत में जाकर के अवध को 1856 में मिला लेता है। तो ये सारे को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, लेकिन सिक्किम और अवध को याद रखिएगा, सिक्किम को डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार हुआ था जिसके कारण, और अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके मिलाया गया था। और बाकी अवध के बारे में हम लोग शुरू में ही पढ़ाए थे। 1850 ईस्वी में सिक्किम के डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके क्या कर लिया गया था, मिला लिया गया था। उसके 1850, चलिए ठीक है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में हुआ था, और इसी समय लोअर बर्मा को, ये अभी जस्ट पूछा है बिहार एसएससी में, ये जस्ट अभी बिहार एसएससी का 5 मई का जो हुआ था कैंसिल वाला एग्जाम, तो जस्ट अभी ये पूछा है कि लोअर बर्मा को कब मिलाया गया। तो लोअर बर्मा को 1852 में डलहौजी, गवर्नर जनरल का नाम पूछा था, डलहौजी के द्वारा मिलाया गया था, और पीगू को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। चलिए अगला देखते हैं कि 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, और इस समय अवध का जो नवाब था कौन था, वाजिद अली खां था। और वाजिद अली शाह के बारे में हम लोग पहले भी अवध के बारे में हम लोग पढ़े हैं। शिक्षा संबंधी सुधार के लिए वुड डिस्पैच 1854 में लागू किया गया, किसके समय में, डलहौजी के समय में। और ये सवाल भी आया था कि वुड डिस्पैच किसके समय में लागू किया गया था, पहले बताए भी हैं।
भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 34 किलोमीटर बम्बई से थाने के भी चला था। यह भी डलहौजी के शासनकाल में ही चला था। 1852 में इनाम कमीशन का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था भूमि कर रहित जागीरों का पता करके जमीन छीनना था। इनाम कमीशन आपको बताए थे कि मध्यकालीन इतिहास में ऐसा इतिहास था कि सेना अस्थायी रूप से रखा नहीं जाता था और उन सेनाओं को वेतन के बदले में जमीन दिया जाता था और वो भूमि कहलाता था जागीर भूमि, जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। तो वैसे जागीर की भूमि जो टैक्स नहीं दिया करता था, तो वैसे ज़मीन को चुन चुन करके अंग्रेज जो था वो छीनना शुरू किया, डलहौजी छीनना शुरू किया और उसको चिन्हित करने के लिए इन्होंने एक कमीशन बनाया जिसे कहा गया इनाम कमीशन। क्लियर है? चलिए साहब, चलिए लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक इसका रहा कार्य। ब्रिटिश पीएम जो था ग्लैडस्टोन की सलाह पर 1882 ईस्वी में क्या करता है, वर्नाक्युलर एक्ट को समाप्त कर देता है। ये लागू कौन किया था वर्नाक्युलर एक्ट? लॉर्ड लिटन, जिस पर प्रेस पर जो है सो प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन एक जो है सो क्या कहते हैं, देखिए वर्नाक्युलर एक्ट का सारे पत्रकार, सारे पत्रिकाएं, सारे संपादक विरोध कर रहे थे, लेकिन एक पत्रिका था पायनियर। कौन था? पायनियर। ये जो था उसका समर्थक था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। लेकिन फिर ये ब्रिटिश पीएम जो था ग्लैडस्टोन की सलाह पर क्या कर दिया, ये लॉर्ड रिपन इस वर्नाक्युलर एक्ट को समाप्त कर दिया। 1881 में नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत भी किसके समय में हुई? रिपन के समय में ही हुई थी। ठीक है, 18 मई 1882 ईस्वी को स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत रिपन के समय में उस समय हुई थी। इस बात को याद रखेंगे। लेकिन अगर दशकीय जनगणना पूछ रहा है 1881 में रिपन के समय में, तो पहली बार जनगणना किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। ये सब बातें भी हम लोग पढ़े हुए हैं। चलिए, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लाया गया, जिसके तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर जो क्या कहते हैं कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया था और श्रमिकों यानी मजदूरों का जो था समय वो 9 घंटों का कार्य क्या कर दिया गया था, बांध दिया गया था। क्योंकि होता क्या था कि ये लोग कंपनी वाले लोग, कारखाने वाले लोग मजदूरों से काफ़ी अधिक जो है सो समय, काफ़ी अधिक समय तक ये काम लेते थे और मजदूरी इसको बहुत कम दिया जाता था। इसके साथ साथ बच्चों को भी जो है सो उसमें क्या कहते हैं नियुक्त कर देता था और इस बच्चों को भी मजदूरी नहीं के बराबर दिया जाता, एक तरह से समझिए बेगार करवाया जाता था। तो इसीलिए करके प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लाया गया। हम लोग जब LSW वगैरह लेते हैं ना बीपीएससी के मेंस में, तो उस सारे में यही सब हम लोग पढ़ते हैं। LSW में कारखाना अधिनियम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सोशल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। 2 फरवरी 1883 ईस्वी को एल्बर्ट बिल प्रस्तुत हुआ, जिसके तहत यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश मुकदमा की सुनवाई करते थे। ठीक है, और एल्बर्ट बिल के कारण क्या हो गया, श्वेत विद्रोह हो गया। इसका मतलब समझ में आया? एक एल्बर्ट बिल आया था। पहले होता क्या था, पहले था क्या कि कोई भी अंग्रेज है अगर वो किसी भी प्रकार का अपराध किया, किसी भी प्रकार का अपराध, तो उसकी सुनवाई जो होती थी अंग्रेज जज ही करता था, अंग्रेज न्यायाधीश ही करता था। लेकिन एल्बर्ट बिल जब प्रस्तुत हुआ तो इस बिल के तहत ये कहा गया कि अब जो यूरोपीय है यानी ब्रिटिश के जो लोग हैं, अंग्रेज जो हैं भारत में रहते हैं, अगर वो अपराध करते हैं तो भारतीय जज भी उसकी सुनवाई कर सकता है और उसे सज़ा दे सकता है। तो ये तो यूरोपियों के लिए आन की बात हो गई कि हम लोग इस पर राज करते हैं, जिसको हम लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, तो कीड़ा मकोड़ा हमको कैसे सज़ा दे सकता है, ऐसा नहीं बात है। तो इसी वजह से एल्बर्ट बिल का क्या करने लगा, ये अंग्रेज सब विरोध करने लगा। तो एल्बर्ट बिल का जो अंग्रेज सब विरोध करने लगा, इस विरोध को कहा गया श्वेत विद्रोह। क्या कहा गया? श्वेत विद्रोह। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे, ये रिपन को क्या बोले, भारत का उद्धारक बोले, क्योंकि कई तरह की चीज़ें आप देखिए, वर्नाक्युलर एक्ट को प्रेस पर से जो है सो प्रतिबंध को हटा देना, फिर भारतीय जजों के द्वारा जो है सो सुनवाई किया जाना, उसके बाद आप देखिए कि जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, फिर देखिए नियमित जनगणना, कारखाना अधिनियम, तो ये सारे भारत के हित में काम हुआ था। इसी वजह से इसे भारत के उद्धारक के रूप में जाना जाता है। चलिए सब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक 1828 से लेकर के 1835 तक इनका कार्यकाल रहा। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किए। तो याद रखिएगा, सबसे पहले विलियम बेंटिक जो था 1803 में मद्रास के गवर्नर के रूप में आए थे। 1803 में
मद्रास के गवर्नर के रूप में आए थे। और इसी के समय 1806 ईस्वी में जातिगत चिन्ह का प्रयोग एवं कान में बाली पहनने पर रोक लगाने से बिल्लोर में क्या हो गया था, सैनिक विद्रोह हो गया था। मतलब जो भी सेना था उसको जातिगत चिन्ह, जैसे कि हाथ में हम लोग धागा बांधते हैं या गला में क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं धार्मिक चीज़ों का बना करके पहनते हैं, जैसे कि हनुमान जी का या जो भी चीज़ें हैं, कोई भी धर्म का लोग कुछ भी अगर पहनता है तो उस तरह का जातिगत चिन्हों पर क्या कर दिया, वो प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण बिल्लोर के सैनिक जो थे विद्रोह कर दिए। उसको लग रहा था कि ये हमें अपने धर्म की चीज़ों पर रोक लगा करके हमें ईसाई में परिवर्तित कर सकता है, इसी वजह से विद्रोह करना शुरू कर दिया। चार्टर अधिनियम 1883 ईस्वी में चार्टर अधिनियम 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। मतलब चार्टर अधिनियम के तहत ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इससे पहले ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। चलिए, राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में संवैधानिक रूप से सती प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, लॉर्ड वेंटिक के समय में। ठीक है ना। वेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का क्या बनाया गया, माध्यम बनाया गया। मतलब मैकाले समिति याद रखिएगा कि किसके शासनकाल में आया था और इसका संबंध किससे था, शिक्षा से था। इससे पहले वुड डिस्पैच हम लोग पढ़े थे डलहौजी के समय में, ये भी शिक्षा का। ठीक है, तो हर समय शिक्षा को सुधार करने के लिए या थोड़ा सा पश्चात शिक्षा को लागू करने के लिए अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने कई तरह की योजनाएं को लाया था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका ऑप्शन जो था। और अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है इसमें, शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ऑप्शन में था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन से भी याद रखना है, इसका कार्यकाल 1899 से लेकर के 1905 तक रहा, इस बात को याद रखेंगे। देखेंगे थोड़ा सा कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया, इस बात को याद रखेंगे। इसके शासनकाल में कई बार पूछा जाएगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया। 1904 में ही लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, इसको याद रखेंगे हम लोग। 1905 में आपको पता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में शिमला से की गई थी, इस बात को याद रखना है। रेलवे बोर्ड की स्थापना भी की गई थी 1905 में। कार्यकारिणी परिषद के अधिकार को लेकर आपको पता है कि किचनर के साथ क्या हो गया था, मतभेद हो गया था, जिसके कारण अगस्त 1905 में क्या कर दिया, कर्जन इस्तीफा दे दिया, इस बात को याद रखेंगे हम लोग। चलिए, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना था। नेक्स्ट सवाल है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, क्या हो जाएगा इसका आंसर, राजा राम। देखिए, ये सारे मेंस का सवाल है, जितना भी हम लोग देख रहे हैं ये मेंस का सवाल है 2020 का। तो अब देखिए कि क्या बोले, इसी से क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा थोड़ी। मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ से भी जरूर प्रीवियस ईयर में इतना हम लोग आपको बताए हैं, इतना चीज़ें डाले, अगर एक साथ प्रीवियस ईयर को देख लीजिए पूरा, तो पूरे सिलेबस से लगता है कि लगभग हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ से तो सवाल रह करेगा। अभी हम सोचेंगे प्रीवियस ईयर से बाहर ही सब सवाल डालेंगे, ये तो ज़्यादती होगा ना। सवाल वैसा डाला जाएगा कि हो सकता है कि कुछ सवाल टेस्टेबल से वहाँ आ जाए, सवाल उस ढंग का भी होना चाहिए ना। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो हो जाएगा इसका राजा राम मोहन राय। हम देख रहे हैं सब नौटंकी हम देख रहे हैं। चलिए, आंसर हो जाता है इसका राजा राम मोहन राय। ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये सारे लोग थे। थोड़ा सा जो भी ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि विवेकानंद का जो जन्म है 12 जनवरी 1863 में कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ। 1893 में इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। कई बार इसका ईस्वी पूछ दिया जाता है कि कब भाग लिए थे। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, और विवेकानंद के जो गुरु थे कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे, और उनके ये शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा VVI पॉइंट ये हो गया, क्योंकि जितनी भी धार्मिक सुधार करने के लिए संस्थाएं बनी थी, सारी संस्थाएं मूर्ति पूजा का विरोध कर रही थी, लेकिन विवेकानंद जो थे ये मूर्ति पूजा का समर्थन कर रहे थे, और ये बताए कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इसका एक ही मार्ग है, वो है
मूर्ति पूजा है, ठीक है। और इन्हें जो है सो तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और इनके बचपन का जो नाम था नरेंद्र नाथ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में जो है उस सारे के बारे में एक दो लाइन। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में होता है। और इनके बचपन का नाम क्या था? मूल संकट। देखिए कितना रिपीटेड सवाल है, बीपीएससी में भी पूछा था। और सारी बातें देखिए आप वही चीज़ें हैं, इसी तरह की चीज़ें हैं। इसीलिए करके कभी दिमाग में ये मत बैठाइए कि मतलब जो बीपीएससी में पूछा जाएगा पीटी में, वो दरोगा के पीटी मेंस में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। या दरोगा के पीटी मेंस में जो पूछा जाएगा वो बिहार पुलिस में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। 50% सवाल, 50% से अधिक सवाल टेली करेगा। आप केवल प्रीवियस ईयर जितना करवा है इतना कर लीजिए, हिंदी कर लीजिए, कुछ मिसलेनियस कर लीजिए, तब बिहार पुलिस का भी काम हो जाएगा आपका। लेकिन बच्चा आता है, क्या बोले, क्या चल जाता है? देखिए वो सब अलग बात है, वो अभी नहीं बोल सकते हम लोग। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब बच्चा आता है कहने के लिए कि सर बिहार पुलिस में फाउंडेशन में आ रहा है, दरोगा में आ रहा है, अब आएगा सर बिहार पुलिस वाला बैच में हम भी आते हैं सर, थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा डिस्काउंट। अरे 14 जगह बिल्ली जगते छरपने से क्या फ़ायदा है? 7 घर बिल्लियाँ जगते नांगेगी तो क्या फ़ायदा है? बदले बताओ। हाँ, जो चीज़ें पढ़े हैं वही चीज़ें होता है। यही बात आपको बीपीएससी वाले में बोल रहे थे कि वही चीज़ें होगा दरोगा वाले में, तो नहीं सर हम स्पेशल दरोगा हैं ऐसे में। अब देखिए दरोगा वाला में कितना सवाल रिपीट होता है। और यही बात बोल रहे बिहार पुलिस वाले को भी, उसको समझ में नहीं आता सर डिस्काउंट, फाउंडेशन बैच के बच्चा है कुछ डिस्काउंट सर कर दीजिए ना, हम लोग कैसे होगा सर, वो स्पेशल बिहार पुलिस है, ये फाउंडेशन है सर। अब लो गजब हाल है। तो ये सब बातें नहीं सोचना है, हम लोग को ये सोचना है कि सवाल लगभग वही रहता। हिंदी जब हम लोग करेंगे तो कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। 1875 में इसने क्या किया? आर्य समाज की स्थापना कहाँ किए थे? बॉम्बे में किए थे। और आर्य समाज में लड़का के विवाह का आयु 25 वर्ष कर दिया गया था और लड़की का 16 वर्ष घोषित कर दिया गया था। और ठीक है, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की और इन्होंने नारा दिया क्या? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया? विरोध किया। आपको बताए केवल विवेकानंद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो मूर्ति पूजा का समर्थन किए, और केवल राधा कांत देव ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया। नहीं, राधा कांत देव वो सती प्रथा के समर्थक थे कि सती प्रथा होना चाहिए समाज में। हाँ, धर्म सभा की, वही तो राधा कांत। धर्म सभा की स्थापना कौन किया? राधा कांत देव। वो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के विरोध में स्थापित किए थे, समझ रहे? धर्म सभा का राधा कांत देव। और राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, अभी जस्ट बता है विलियम बेल्टिक वाला में। वो सती प्रथा का विरोध कर रहे थे कि सती प्रथा जो है ये घोर अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन राधा कांत देव बोल रहे थे नहीं, सती प्रथा बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे समाज शुद्ध रहेगा। ऐसा बात है, इस तरह की बातें थी। तो याद रखिएगा राधा कांत देव वो समर्थक थे 1830 में जो स्थापित किए थे धर्म सभा का। धर्म सभा समर्थक था सती प्रथा का, कि सती प्रथा समाज में लागू रहना चाहिए। उनका मानना था कि अगर विधवा कोई हो गई महिलाएं तो सबसे पहला नंबर समाज उसको इस दृष्टि से देखता है कि उसको ना रोजगार देगा, ना काम देगा, घर से बाहर निकाल देगा, समाज से बाहर कर देगा उसको, क्योंकि अपशगुन लोग मानता है ना। तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि अगर विधवा हो गई तो क्या होगा कि समाज, पूरे समाज का बुरी नज़र उसके ऊपर रहेगा, जिसके कारण क्या होगा कि समाज में एक अलग तरह का जो है सो कुरीतियाँ फैलना शुरू हो जाएगा। ऐसा बात है। इसी वजह से राधा कांत देव उसका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे कि नहीं, सती प्रथा होना चाहिए, सती प्रथा समाप्त नहीं हो, मतलब सती प्रथा समाप्त होने का विरोध कर रहे थे कि सती प्रथा लागू रहना चाहिए, ये राधा कांत देव बोल रहे थे। ऐसा बात है। तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उस समय समाज में विधवाओं के साथ इस तरह से टॉर्चर किया जाता था कि अगर विधवा हो गई, सती नहीं हो, उसके फैमिली के लोग उसके घर में रहने नहीं देते थे, ज़बरदस्ती जो है सो उस चिता पर जलाया जाता था।
समझ रहे, इस तरह की बात है। और अभी भी देखिए कि विधवाओं को लेकर के कितना अभी भी चीज़ें हैं कि अगर कहीं पर शादी हो रहा है जिस समय सिंदूरदान होता है तो आप देखिएगा कि जो भी विधवा आदमी हो थोड़ा सा साइड हो जाइएगा, यहाँ से हट जाइए। और ऐसा होता है कि विधवा खुद ऑटोमेटिक भी हट जाती है, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसीलिए उससे पहले हट जाती है ऐसा में। तो इस तरह का अभी भी चीज़ें हैं। तो उस समय हाँ अभी की बात बोल रहे हैं, जिस समय लड़की का सिंदूरदान होता है ना, तो अगर मान लीजिए पूरे फंक्शन को वो देखेगी, पूरे फंक्शन को देखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिंदूरदान हो रहा है ना तो उस समय उस विधवा को हटा दिया जाता है वहाँ से। ऐसा माना जाता है अगर विधवा देख लेगी ना तो हो ना हो कि इसके साथ भी वैसा अपशगुन हो जाए। समझ रहे हैं, इस तरह की अवधारणाएं अभी भी हैं। तो समझ लीजिए कि उस समय क्या अवधारणाएं रहेगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय 1772 से लेकर के 1833 तक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और आधुनिक भारत का निर्माता भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। 1809 में इन्होंने एकेश्वरवादियों का उपहार नामक क्या लिखी थी? पुस्तकें लिखी थी। इसके अलावा थोड़ा सा और देख लेते हैं इनके बारे में। इन्होंने 1814 में आपको पता है कि आत्मीय सभा यानी मित्रों के समाज की स्थापना की। 1820 में प्रिंसेस ऑफ द जीनस पुस्तक को लिखे, कई बार ये हम लोग रिपीटेड किए हैं। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1829 में इन्होंने सती प्रथा का क्या कर दिया? अंत कर दिया। क्या बोले? आत्मीय सभा मतलब स्टार्टिंग में ही किए थे ना इसको। राजा की उपाधि जो था राजा राम मोहन राय को कौन दिया था? अकबर द्वितीय दिया। कौन दिया था? अकबर द्वितीय दिया। और संवाद कौमुदी जो अभी हाल में पूछा भी गया था, तो इसकी रचना भी कौन की है? राजा राम मोहन राय। चलिए एक ऑप्शन में आपका दिया हुआ था ज्योतिबा फुले, डिस्कस अभी नहीं करना है। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1887 को कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। 1827 में महाराष्ट्र में हुआ था। ये माली समाज से थे, माली जाति से थे। और ये जो है सो ब्राह्मणों का घोर विरोधी थे। ब्राह्मणवाद जो था, जिसको श्रेष्ठता मिली हुई थी समाज में, उस श्रेष्ठता का ये घोर विरोधी थे। और इसी वजह से आपको कई बार बोले हैं कि ये राम, क्योंकि राम का प्रतीक ब्राह्मण का जो था प्रतीक राम हुआ करता था, तो ये इसके विरोध में राजा बल्ली को अपना प्रतीक माने थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये ब्राह्मणवादियों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि पिछले समाज में जो था वो इस तरह का था समाज कि समाज में सबसे बड़ी श्रेष्ठता अगर होती थी तो ब्राह्मणों को हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इन्होंने ब्राह्मण के विरोध में राजा बलि को अपना क्या बनाया? प्रतीक चिन्ह बनाया। इनकी पत्नी जो थी सावित्री बाई फुले, इन्होंने प्रथम बालिका स्कूल कहाँ स्थापित किया? पुणे में। और इन्होंने सामाजिक कार्य बहुत अधिक किया था, जिसके कारण सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपका था जो भी ऑप्शन में दिया होता, इतना बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। कई बार तो ये पूछता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ, किसने किया? मैक्सिमम चांसेस यहाँ से रहता है। चलिए नेक्स्ट बताइए। बताइए निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध कराया? क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। चलिए समुद्रगुप्त। चलिए इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, क्योंकि अब ये गुप्त वंश से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा गुप्त वंश से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो गुप्त वंश की स्थापना तो 240 ईस्वी में श्री गुप्त किया था, लेकिन इस समय गुप्त वंश बहुत अधिक नहीं बढ़ पाया था, जिसके कारण गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। और इसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। कई बार सवाल ये पूछा गया है कि गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो क्या बोलेंगे हम लोग? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। इसने क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ कराया था। इसी लेकर के इसे क्या कहा गया? अश्वमेधकर्ता की उपाधि। कौन सा उपाधि? अश्वमेधकर्ता। देखिए जहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम है महाराजाधिराज की उपाधि, ये बीपीएससी भी सवाल पूछा है, और इसने जो लिया है अश्वमेधकर्ता की उपाधि। चलिए हरिसेन जो था ये चंद्रगुप्त का क्या था? दरबारी था, और ये इलाहाबाद प्रशस्ति या इसी को बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति की रचना इन्होंने किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने, आपको पता है कि आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 जो है सो साम्राज्यों को इन्होंने जीता था। समुद्रगुप्त अश्वमेधकर्ता। देखिए ये जो है ना उपाधि कई बार पूछा जाता है, इसे लेकर के उपाधि को जरूर याद रखिएगा। समुद्रगुप्त
अश्वमेधकर्ता विक्रमांक परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी बनता है, कौन बनता है? समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी बनता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय बन जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम क्या है? फाहियान। क्या नाम है इसका? फाहियान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करता था। तो नवरत्न अकबर के भी दरबार में, ठीक है, अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार में, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सॉरी नहीं, अष्टदिग्गज उसमें है, अष्टदिग्गज कृष्ण देव राय के दरबार में। और अष्ट प्रधान अगर पूछा जाए तो बोलेंगे हम लोग शिवाजी। चलिए, तो इसके नवरत्न में कौन थे? कालिदास, धवंतरी, छपनक जो थे किस विद्या से थे? ज्योतिष विद्या से संबंधित थे। अमर सिंह ये कोशकार थे। शंकु ये वास्तुकार थे। वराहमिहिर ये खगोल शास्त्री थे। वेताल भट्ट, घटकरपर और वररुचि जो थे इससे संभव, ये वररुचि के बारे में कई बार पूछा गया है किसके दरबारी थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी सब पूछने वाला ही, हम लोग प्रीवियस ईयर में उतना ही कंटेंट डालते हैं जो मैक्सिमम पूछने वाला रहेगा। हाँ, ये भी पूछा गया है कि किससे संबंधित है। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय शकों के राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराकर युद्ध विषय के उपलक्ष्य में क्या चलवाया था? चांदी के सिक्के चलवाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने क्या कर लिया था? धारण कर लिया था, ठीक है। ये लाइन मिटा लीजिएगा, ये इससे संबंधित नहीं है अभी। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और कहा जाता है कि महरौली का जो लौह स्तंभ है वह लौह स्तंभ इस प्रकार के लोहों से बना हुआ है कि अभी तक उसमें जंग नहीं लग पा रहा है, ठीक है। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार। चांदी के सिक्के को रुपये का कहा जाता था। अगला है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैन शिक्षा का क्या था? प्रमुख है। ये बीपीएससी कई बार पूछा है इसको कि हाँ, गुप्त वंश के समय जो है सो शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या हुआ करता था? याद रखिए, पाटलिपुत्र और उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी बन जाता, कौन बन जाता? कुमारगुप्त था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या था? स्थापना किया था। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। और चलिए, आपको पता है कि गुप्तकालीन जो नक्षत्र शास्त्री थे ब्रह्मगुप्त, जिसने सर्वप्रथम बताया कि सभी वस्तुएं जो होता है किस तरफ गिरती है? पृथ्वी की तरफ गिरती है। न्यूटन बाद में बोला कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आए समय। सबसे पहले देखिए, भारतीय लोग ही सब बात बताए हैं। चाहे ये बताए कि जो जितने भी वस्तु है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, ये भी बात भारतीय बताया है। कनाद मुनि बताए कि जो जितना भी वस्तु है, जितना भी पदार्थ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। ये बात अलग है कि बाद में जाकर के जो दूसरा साइंटिस्ट है इसे क्या कहते हैं, अणुपरमाणु नाम दे दिया, अलग बातें हैं। हाँ, डाल्टन, वो अलग बातें हैं। लेकिन सबसे पहले, और ये बीपीएससी पूछा भी था, आप 65वीं में या 64वीं में जाकर के देखिएगा, पूछा भी था। और ऑप्शन भी उस तरह से डाला हुआ था कि डाल्टन रदरफोर्ड बच्चा मार करके आया, इस तरह का चीज़ें थी। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ही बताया था कि कोई भी वस्तुएं हैं क्या होती है? पृथ्वी की ओर गिरती है। और सबसे पहले आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांत की रचना की तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो वास्तविक कारण है कि किस प्रकार से सूर्य ग्रहण लगता है, किस प्रकार से चंद्र ग्रहण, इसके बारे में बताया। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपने धुरी पर क्या करती है? घूमती है। ऐसी बात है। उसके बाद देखिएगा सुश्रुत, ये औषधि कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ये पूछा भी गया था बीपीएससी में। चलिए, भारत में शल्य चिकित्सा मतलब समझते हैं? सर्जरी वाला जो चिकित्सा है, ये इसका जो जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? सुश्रुत को ही माना जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्तकालीन अवशेष है। कई बार पूछा जाता है कि दशावतार मंदिर कहाँ अवस्थित है? देवगढ़, उत्तर प्रदेश में। और किस समय का है ये? तो याद रखेंगे हम लोग, गुप्त काल का है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। अब देखिए, गुप्त के समय का जो प्रादेशिक इकाइयाँ थी, मतलब साम्राज्य किस प्रकार से बटा हुआ था, जो देश हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था, उसको गोपना बोला जाता। क्या बोला जाता था? गोपना। जैसे कि हम लोग का अभी राज्य होता है, तो राज्य को उस समय भुक्ति बोला जाता था। और उसका जो देश का जो प्रधान होता था वो गोपना कहा जाता था, ठीक है।
साम्राज्य को देश और देश का जो था गोपना कहा जाता था। फिर भुक्ति जो था ये राज हुआ करता था और राज का जो अधिकारी होता था उसे उपरिक कहा जाता था। फिर ये राज जिला में बटा हुआ था, जिला को क्या कहा जाता था, विषय कहा जाता था, और इसका जो है सो जिलाधिकारी होता था उसको विषयपति कहा जाता था, ठीक है। और फिर जाकर के ये ग्राम का जो प्रधान होता था ग्रामिक, और अंत में जिस तरह से हम लोग का वार्ड होता है तो उस तरह से पेट हुआ करता था, ठीक है। ये सारे इसकी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं साहब। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। मुख्य जो पुलिस अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे, दंडपाशिक कहा जाता था, और जो साधारण पुलिसकर्मी होता था उसको चाट एवं भाट कहा जाता था, ठीक है, साधारण पुलिसकर्मी को। और इसकी जो राजकीय भाषा हुआ करती थी संस्कृत हुआ करती थी। गुप्त काल में आपको पता है कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था, लेकिन पूछा जाएगा सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्का कुषाण वंश में, और सबसे पहले स्वर्ण सिक्का हिंद यूनानी। चलिए बहुत बढ़िया। स्कंद गुप्त जो था गुप्त काल का शासक, गुप्त वंश का शासक, ये सुदर्शन जिनका क्या क्या था, पुनरुद्धार करवाया था। और अंतिम गुप्त शासक जो था क्या था, विष्णुगुप्त था। हम लोगों को इतना याद रखना है। चलिए साहब, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? चलिए बहुत बढ़िया। इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन हम लोग अभी जस्ट पढ़ चुके हैं 20 वाले में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। निम्न में से कनिष्क, निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट्स का हिस्सा नहीं था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पादरी। ये देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल है, तो देख लीजिए थोड़ा सा कि पादरी वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट्स का हिस्सा नहीं था, ठीक है। तृतीय स्टेट्स का हिस्सा तब कौन कौन हुआ करता था, मतलब उसका समाज जो था ना 3 भागों में बटा हुआ था, उसके कार्यों को लेकर के। उस समाज देखिएगा कि पहले जो था ना समाज काम के आधार पर ही बटा हुआ था। देखते थे कि बढ़ई अगर है, भारत की बात करते हैं, बढ़ई अगर है तो लकड़ी का काम करेगा, ग्वाला अगर है तो दूध का काम करेगा, तो मतलब उसका जाति जो था ना उसके काम के आधार पर बटा हुआ था। उसी तरह से फ्रांस में भी उसके समाज का जो कार्य था उसके आधार पर यह बटा हुआ था। तो पादरी वर्ग जो था ये तृतीय स्टेट्स में नहीं आता था। बड़े व्यवसायी जो होता था सो वकील, किसान, मजदूर, कारीगर, नौकर, ये सारे किस में आते थे? तृतीय स्टेट्स में। पादरी वर्ग जो आते थे ये प्रथम स्टेट्स में। पादरी मतलब समझते हैं? पादरी मतलब जो चर्च वगैरह, सीधा समझिए कि ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार करने वाला वो जो होता है वही पादरी कहलाता है। तो कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट्स का हिस्सा था, याद रखिएगा। कुलीन वर्ग किस वर्ग का था? द्वितीय का। और फ्रांसीसी की क्रांति 14 जुलाई 1789 में प्रारंभ हुआ था, और इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिसको हम लोग फिर फ्रांस से हम लोग अपने संविधान में डाले हैं। सही, नेक्स्ट देख लेते हैं साहब। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कहाँ थी? फिरोजपुर। चलिए अति सुंदर। चलिए इसकी राजधानी कहाँ होता? फिरोजपुर होता, ठीक है। आंसर थोड़ा कर लीजिएगा, इसका नहीं दे पाए। चलिए अब देखिएगा, कुषाण वंश के से सवाल था, तो हम लोग जो कुषाण वंश से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कुषाण वंश का उदय जो हुआ पल्लव वंश के बाद हुआ था। पल्लव वंश का विघटन हुआ, जिसके बाद क्या हुआ? कुषाण वंश का उदय हुआ। इसकी स्थापना जो क्या था, कौन क्या था? कुजुल कड़फिसेस। कौन क्या था? कुजुल कड़फिसेस क्या था। इसके सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का, अच्छा इसने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का जारी किया था, और इसकी शुद्धता गुप्तकालीन सिक्कों से क्या थी? अधिक उत्कृष्ट थी, मतलब सबसे अधिक शुद्ध थी। सर्वप्रथम सोना का सिक्का हिंदू यूनानी ने चलाया था, और सर्वाधिक सोना जो चलवाया था वो गुप्त काल में चला था। तो सबसे शुद्ध याद रखना है, कुषाण वंश में सबसे अधिक सिक्का गुप्त काल में, और सबसे पहले चलाया गया हिंदू यूनानी के द्वारा। तो कुषाण के समय सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए गए। मतलब कुषाण समय में, कुषाण काल जो था, कुषाण वंश जो था, सबसे अधिक अगर सिक्का जारी किया तो कौन सा सिक्का किया? तांबे का, क्योंकि प्रचलन में यही सिक्का था। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सिक्का भी यही चलाया था, लेकिन प्रचलन में वो सिक्काएं नहीं थी। कुषाण की राजधानी कहाँ थी? फिरोजपुर, जो वर्तमान का पड़ता है पेशावर, पाकिस्तान में। तथा इसकी दूसरी भी राजधानी थी, कहाँ थी ये? मथुरा, ठीक है।
मथुरा थी। कुषाण वंश का प्रतापी जो शासक था कौन था? कनिष्क था। और कनिष्क के दरबार में आपको पता है कि इसकी विभूति थे कौन? वासुमित्र, नागार्जुन, महाचेत और संगरख जैसे जो है सो विभूति रहा करते थे। ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंत भला तो सब भला हो जाए। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। और सबसे पहले सापेक्षता का सिद्धांत भी किसने दिया था? नागार्जुन ने ही अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में दिया था। तो हम लोग आइंस्टीन मार के पूछता है कि सर्वप्रथम सापेक्षता का सिद्धांत, ये बीपीएससी भी पूछा है कि किसने दिया? बीपीएससी इसने, बीपीएससी जो है ना ऐसा सवाल पूछता है कि सब लोग याद रखें आइंस्टीन, सब लोग याद रखें न्यूटन, समझ रहे, सब लोग याद रखें डाल्टन, समझ रहे, लेकिन वो पूछता है भारतीय के बारे में कि भारत के बारे में पहले जानो, ऐसा बात है। तो सापेक्षता का सिद्धांत सर्वप्रथम कौन दिया था? नागार्जुन अपनी पुस्तक किसमें? माध्यमिक सूत्र में दिए थे। कनिष्क का राजवैद्य जो था कौन था? चरक था, जिसने चरक संहिता की क्या की थी? रचना की थी। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में क्या चलाया था? शक संवत को चलाया था, जिसे भारत सरकार वर्तमान में क्या करती है? प्रयोग करती है। कनिष्क को चीनी शासक पेन चौवा ने हराया था। कौन हराया था? पेन चौवा, ये जो है सो चीनी जो है सो शासक था, ये कनिष्क को हरा दिया था। कनिष्क के शासन काल में गंधार कला, इसको याद रखिएगा, गंधार कला और मथुरा शैली का क्या होता है? विशेष रूप से विकास हुआ था। और गंधार शैली का प्रमुख केंद्र जो हुआ करता था तक्षशिला। ठीक है, और भी कला के बारे में हम लोग बताए हुए हैं, बहुत सारे सब बातें बताए हुए हम लोग। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क के शासन काल में हुआ था, रेशम मार्ग का। और बुद्ध की खड़ी जो मूर्ति होती है, इसका निर्माण भी सबसे पहले जो हुआ था इसी के समय में। नहीं तो पहले जो था बैठा हुआ मूर्ति या तो लेटा हुआ मूर्ति जो है सो हुआ करता था। कनिष्क की जो मृत्यु है 102 ईस्वी में हो जाती है। और कुषाण वंश का अंतिम शासक जो बनता है कौन बनता है? वासुदेव बनता है। ठीक है सर, इस तरह से 2020 का जो हिस्ट्री का था ये समाप्त हो गया। ठीक है सर, और आप लोग प्रयास क्या करिए कि जो प्रीवियस ईयर पढ़ाए हैं रिवाइज भी क्या करिए। ये नहीं कि हम पढ़ा दिए 22 वाला 21 वाला तो बस हो गया, पढ़ा दिया, आगे देखते जाते पीछे भूलते। कभी कभी टाइम निकाल करके उसको रिवीजन भी क्या करिए। चलिए रहने दीजिए।